Brought to you by Sharda University and Sensorin K. Where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की असली वजह क्या है? नरेंद्र मोदी वर्सेस जगदीप धनखड़ हुआ कैसे? फोन किया जाता है शाम 7:30 बजे जी सरकार के बड़े मंत्री के द्वारा कि या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या आपके खिलाफ मोशन लाया जाएगा। जब तक वही जगदीप धनखड़ चापलूसी कर रहे थे सरकार की, तब तक वाहवाही थी। अब वही जगदीप धनखड़ जब अपना बैकबोन, क्या कहते हैं हिंदी में, अपनी रीढ़ की हड्डी थोड़ी बहुत एक बार फिर लाते और कहते हाँ मैं शेखर यादव का भी मामला देखूंगा, मैं खड़गे जी से भी मिलूंगा, केजरीवाल से भी मिलूंगा, विपक्ष से भी संपर्क रखूंगा, तो आपके वो खिलाफ हो जाते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति ने ये कहा कि आप जाइए प्रधानमंत्री से पूछ के आइए। वहां से वो बात जो है, मुझे लगता है एक टर्निंग पॉइंट था। वो ब्लैंक पेपर पे कहा जा रहा है कि सिग्नेचर्स करवाए गए, अटकलें तमाम चली कि क्या ये जस्टिस यशवंत वर्मा के उसको लेके हैं, या कहीं ऐसा तो कोई इशारा नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा चेयरमैन, उनसे कोई नाराजगी है। वो एक तरह का स्टेटमेंट है उनको दिखाने के लिए कि एक शो ऑफ स्ट्रेंथ बनाया जा रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमरे में मीटिंग होती है जिसमें जयशंकर हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह है, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमन, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, किरण रिजिजू। जिन 63 हस्ताक्षरों की बात बार बार हो रही है, उसमें कुछ ऐसे हस्ताक्षर भी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के घर पे हुए हैं। तो ऐसा कोई मंत्री नहीं है जिसको उन्होंने डांटा ना हो। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के पॉलिटिकल प्लेबुक में कोई भी व्यक्ति अगर उनके नैरेटिव से कहीं बाहर हट जाए, फिर वो मंत्री हो या कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हो, ये सरकार उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। विपक्षी पार्टीज को, खासकर कांग्रेस पार्टी को, ये उम्मीद है कि वो कब सत्यपाल मलिक के रोल में आएंगे और कब विपक्ष उनका फायदा उठाएगा। धनखड़ जी ने मन तो बना लिया था कि आई वांट टू बी सीन एज अ क्रूसेडर अगेंस्ट जुडिशियल करप्शन, तो वहां उनको भी लगा ये मौका है मुझे, तो मौके पर चौका लगा देते हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ ये एक तरह से ये इम्पीचमेंट मोशन लाकर। ये बात बोलूं मैं आपको? जी बोलिए आदेश जी। जस्टिस वर्मा का ना कुछ नहीं होगा, बस। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो है, नाम है नेता नगरी। हफ्ते भर की सियासी सुर्खियों के बारे में विस्तार से बात। इस दफा बात करेंगे जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की असली वजह क्या है? नरेंद्र मोदी वर्सेस जगदीप धनखड़ हुआ कैसे? किसने जाके बातें की, किसने जाके पीएमओ को बताया, कौन सी चिट्ठियाँ, कार में बैठ के कौन साथ गया, किसका फ़ोन आया और किसने कहा कि दे ही दीजिए इस्तीफ़ा अब। इन सब बातों पे विस्तार से बात करेंगे। ये भी बताएंगे आपको कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, दिल्ली में एक क्लब है संसद के पास, उसका चुनाव बीजेपी के अंदरूनी पॉलिटिक्स में एक बड़ा मसला बन गया है, क्योंकि जो दो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं सचिव के लिए, उसमें एक राजीव प्रताप रूडी हैं, बीजेपी के सिटिंग एमपी, एक्स मिनिस्टर, और दूसरे हैं संजीव बालियान, बीजेपी के एक्स मिनिस्टर और एक्स एमपी। तो बीजेपी में भी खांचे बटे हैं और दूसरे दलों में भी खांचे बटे हैं। जरा उसकी राम कहानी समझेंगे और आखिरी में बिहार का रुख करेंगे, जहाँ पे SIR के बहाने और दूसरे मुद्दों के बहाने विधानसभा में विधायकों ने एक दूसरे की जमकर ऐसी तैसी करी है। तो आइए शुरू करते हैं नेता नगरी। सुर्खियां तो ये बननी थी कि 21 जुलाई से संसद का जो मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की स्थिति को लेके पक्ष और विपक्ष के बीच कैसी मुठभेड़ होगी। SIR की जो प्रक्रिया चल रही है बिहार में, इंटेंसिव रिव्यू की जो रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है, उस पर बात होगी। पर सुर्खी बनी क्या कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। उतनी ही फुर्ती से सरकार ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया, नए चुनाव का नोटिफिकेशन भी आ गया, और उसके बाद चाहूँ और चर्चा शुरू हो गई कि हमको मत समझाओ गुरु, हमको भी पता है कि हेल्थ तो असली वजह नहीं है। वजह क्या है? अब वजहों को तलाशने के लिए जो लोग सोशल मीडिया पर गए, उन्होंने देखा कि किस तरह से अरमा बदले और हालात बदले। जो विपक्ष जगदीप धनखड़ को कोसता था, जो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, वो उनकी तरफदारी करने लगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा दाल में कुछ काला है, और वहीं भाजपा का समर्थन करने वाले हैंडल अचानक से चरित्र हनन पर उतर आए जगदीप धनखड़ के। बताया जाने लगा कि वो
किस तरह के व्यक्ति हैं आदि इत्यादि, एकदम शिकायतों का पुलिंदा आ गया। तो समझ में नहीं आया इन सब के बीच की बात है क्या। नड्डा और धनखड़ की लड़ाई किस बात पर हुई, वो मीटिंग में क्यों नहीं गए, शाम को उन 2-3 घंटों में क्या हुआ, किसका फ़ोन कॉल आया, किसको किसके ऑडियो टेप सुनाए गए, किसकी शिकायतें पहुंची, क्योंकि मामला इतना ऋजुरेखा में और इतना सरल है नहीं जितना बताया जा रहा है कि राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट का मोशन पहले क्यों आ गया, या विपक्ष के नेताओं से मुलाकात क्यों हो गई, या सत्र शुरू होने के पहले के डिनर में कौन कौन पहुंचा, या कौन कौन से विपक्षी नेताओं को उल्हाने दिए गए कि लोकतंत्र को ज़्यादा जिंदा रखिए और हम आपका समर्थन करेंगे, या फिर जस्टिस शेखर यादव के इम्पीचमेंट पे किस तरह की हामी कक्ष में भरी गई, कागज पर भले ही ना भर पाए हों। ऐसा कैसे हुआ कि ना तो विदाई भाषण नसीब हुआ, ना ही प्रॉपर फेयरवेल हुआ। पर्दे के पीछे है क्या जगदीप धनखड़ ने अपने जो राजनीतिक खैरख्वाह थे उनको इतना खफा कर दिया कि बात इस नौबत पर आ गई कि अब इस्तीफा दे और ले दिया जाए। और चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो अगर इस्तीफा नहीं होता तब क्या इम्पीचमेंट होता। बात जस्टिस के इम्पीचमेंट की चल रही थी, क्या नौबत इस तरह की आती कि सत्ता पक्ष ने वीपी पर अपना विश्वास खो दिया है। इन सब बातों पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहमान इंडिया टुडे टीवी के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई जी। राजदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। और आपका हरा कुर्ता बहुत अच्छा लगता है, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। सावन है ना, सावन में हरा अच्छा लगता है अतिरिक्त। मेरा भी कुर्ता कुछ अलग सा है, आप देखेंगे कलर भी अच्छा है, अलग सा कलर है। रंग बदले बदले नजर आ रहे हैं आज मुझे आपके। बिल्कुल, देखिए धनखड़ जी के भी रंग बदले, मेरे क्यों ना बदले। चलिए सुनते हैं अभी आपसे कहानियां। दूसरे मेहमान इंडिया टुडे ग्रुप के पॉलिटिकल एडिटर हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु भाई। सर नमस्कार, कैसे हैं आप हमेशा इस तरीके से याद करते हैं, अच्छा लगता है जी। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप 2 सवालों के जवाब देंगे। एक ये कि धनखड़ के अरमान क्यों जख्मी हुए, क्यों उन्हें 2 बरस पहले ही इस्तीफा देना पड़ा, और उससे भी पहले आपका हाथ कैसे जख्मी हुआ। ये एक मैं पार्लियामेंट में पास बनवाने आया था, राज्यसभा के पास में कुछ कमी थी, उस दौरान बारिश हो रही थी, मैं थोड़ा तेज चलता हुआ जा रहा था तो स्लिप कर गया था पार्लियामेंट में। ये लगभग 10-12 दिन पहले की घटना है, लेकिन अभी पेन ज्यादा है इसीलिए क्रैप बैंडेज करना पड़ा है सर। दूसरा ये सारे पेन सारी गड़बड़ियां राज्यसभा में ही क्यों हो रही है। हिमांशु जी बैडमिंटन खेलने गए थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, अब इलेक्शन होने वाले हैं वहां राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान के बीच, तो वहां हिमांशु जी पहुंचे बैडमिंटन खेलने। किसकी तरफ से स्मैश लगा रहे थे हिमांशु, बालियान की तरफ से या रूडी की तरफ से, वो आप उनसे पूछिए। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि राजदीप जी ने ये किस्सा छेड़ दिया है, और रूडी जो है वो 20 साल से गवर्निंग काउंसिल के सेक्रेटरी है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के। इस बार उनका मुकाबला अपनी ही पार्टी के सांसद और पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री संजीव बालियान से है। रोचक ये है कि संजीव बालियान को समर्थन किन लोगों का है। सीएम रमेश जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, निशिकांत दुबे जिनकी अक्रॉस द पार्टी जो दोस्ती है वो जग जाहिर है। तो अब राजीव प्रताप रूडी के लिए मुश्किलें होंगी 12 अगस्त को, क्योंकि 1237 वोट हैं, उनमें से जो वोटर लिस्ट है उसमें से लगभग 40 वोटर्स का जो है वो निधन हो चुका है। स्क्रूटनी की जा रही है दोबारा की वोटर लिस्ट में गलत दिए गए हैं। इस चीज पे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पोस्टल बैलेट ना कराया जाए, जो लोग यहाँ आए वही वोट करें। तो तमाम इस तरीके की चीजें हैं, अब कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन एक चीज है राजदीप जी, राजीव प्रताप रूडी के लिए इस बार थोड़ी सी मुश्किल जरूर होगी। वो जितना आसान सोच रहे थे इस लड़ाई को, उतनी आसान नहीं है। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं। मैं एक महाराष्ट्र के सांसद के घर गया था, तो वहां एक डिनर हो रहा था जहां युवा एमपी सब बैठे हुए थे, और चर्चा धनखड़ जी पर नहीं हो रही थी, चर्चा इस बात पर हो रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव कौन जीतेगा, राजीव प्रताप रूडी या संजीव बालियान। और लिस्ट बनाई गई थी और टिक मार्क हो रहे थे, फोन हो रहे थे, पूरी तरह से डिनर डिप्लोमेसी जो हम समझते हैं चुनाव के टाइम पे होती है, जिस तरह से किसी स्कूल के इलेक्शन के लिए या कॉलेज के इलेक्शन के लिए, उसी तरह से हर व्यक्ति को फोन किया जा रहा था। और उसमें कई पहलू है,
कहीं ना कहीं देयर इज ऑल्सो कास्ट एंगल, कौन किस जाति से जुड़ा हुआ है, पार्टी का भी एंगल है, कई कई एंगल उस चुनाव में आ रहे हैं। रूडी जी इतने सालों से है, नया चेहरा चाहिए, बैडमिंटन कोर्ट पे क्यों ब्यूरोक्रेट्स और आईएएस ऑफिसर्स को अनुमति दी जा रही है, ये सब चीजें हो रही थी। तो वहां डिनर जो था, डिनर पर पूरी तरह से चुनावी रणनीति बनाई जा रही थी। महाराष्ट्र के जितने भी एमपीज हैं उनको भी कांटेक्ट किया जा रहा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये चुनाव। 12 तारीख को है, 12 अगस्त को। राजीव प्रताप रूडी बनाम संजीव बालियान। राजीव प्रताप रूडी को इस बात का इल्म नहीं था कि संजीव बालियान के पक्ष में जितने लोग आए हैं और संजीव बालियान को जो है वो साउथ से वोट मिलेंगे। सीएम रमेश हैं, उन्होंने तो 175 सांसदों की सूची बनाई है, कौन कौन सा उनका दोस्त है। पूर्व सांसद भी हैं, उसमें वर्तमान में भी सांसद हैं। निशिकांत दुबे उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं। वो पूरी तरीके से अगर पूरा चुनाव देखेंगे तो संजीव बालियान पूरे दिन यहां रहते हैं और कैंपेन करते हैं। उनके साथ सतीश गौतम है, भोला सिंह है, सुरेंद्र नागर हैं। ये वो लोग हैं जो राजीव प्रताप रूडी को ये लगता था कि पार्टी के अंदर उनको समर्थन मिल सकता है, क्योंकि एक तरीके से अगर देखें तो ग्रामीण परिवेश से जो निकल कर संजीव बालियान आए, उनका जो ठेठ हरियाणवी टच है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हुए जो जाट भाषा है उसका वो प्रयोग करते हैं, लोगों के साथ हंसते खेलते हैं यहाँ पे और मौज मस्ती के साथ उनसे वोट भी मांग लेते हैं। तो प्रचार चल रहा है। अभी 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा स्पीकर की गैलरी से आ रहे थे, तो उन्होंने कहा गृह मंत्री अमित शाह को, राजीव प्रताप रूडी ने, देखिए संजीव बालियान कैंपेन कर रहे हैं, अच्छा कैंपेन कर रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह आगे बढ़े और संजीव बालियान उनके पास आए, हाथ जोड़े और उनके कंधे पे गृह मंत्री अमित शाह ने एक थपकी दे दी। अब इसके भी जो है लोग मायने निकाल रहे हैं, अरे गृह मंत्री अमित शाह उनके पक्ष में हैं तो गेम पलट सकता है। ये जो चीजें है ना, ये क्योंकि आप देखिए इसमें कोई वोटर बाहर नहीं है, पूर्व सांसद और सांसद है। और इस बार जो रूडी जी के लिए रहता था कि हम हमेशा अनअपोज चुन के आ जाइए, इस बार वो सिचुएशन नहीं थी। और इस बार उनको फोन कराए गए संजीव बालियान को। फोन करने वालों में बृजभूषण शरण सिंह थे कि आप वापस ले लीजिए। तमाम राजीव प्रताप रूडी के जितने समर्थक हैं उन्होंने संजीव बालियान को कन्विंस करने की कोशिश की कि 3 बजे तक जो है आप समर्थन वापस ले सकते हैं, ले लीजिए। उन्होंने समर्थन अपना नॉमिनेशन जो है वो वापस नहीं लिया। तो इस बार की लड़ाई कोई भी हारे कोई भी जीते, भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीत सकता है, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व सांसद हार सकता है, पूर्व सांसद जीत सकता है, वर्तमान सांसद हार सकता है। कोई भी हारे जीते भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ही जो है हार और जीत जाने वाली है। इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात मैं जोड़ दूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजीव प्रताप रूडी ने बहुत कंट्रीब्यूट किया in terms of infrastructure। वहां एक नया स्विमिंग पूल आया है, बहुत ही अच्छा जिम्नेजियम है। और जय शाह, अमित शाह के बेटे जो हैं, जब वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, उन्होंने 3 करोड़ की संपत्ति 3 करोड़ इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को दिए थे अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर फंडिंग। तो सीएसआर फंडिंग भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को मिली थी। और राजीव प्रताप रूडी कह रहे, देखिए मैंने क्लब की तस्वीर बिल्कुल बदल दी है। हालांकि अगर आप परमानेंट मेंबर बनना चाहे तो आपको केवल 1 लाख मुझे लगता है देना पड़ता है। अगर आप टेम्पररी बनना चाहे तो 40,000 देने पड़ते हैं। बट वन टाइम लाइफ टाइम मेंबर आप बन सकते हैं। अगर आप 1 लाख दें, आपको या तो सांसद रहना पड़ता है या पूर्व सांसद रहना पड़ता है। तो हिमांशु जी भी एक दिन, मुझे लगता है कि कॉर्फ बॉल से जो अध्यक्ष हैं, एक दिन हिमांशु भी बन सकते हैं। नहीं, मैं तो नहीं बन सकता। नहीं, एक दिन जब आप सांसद बनेंगे, मैं अब आपको आपने जब आप सांसद बनेंगे तब। नहीं, मैं तो नहीं बनूंगा, लेकिन आप बन सकते हैं। अरे यार, ये हर बार का तुम लोगों का ये हर बार का है। दोनों लोग एक दूसरे को सांसद बनाने में तुले हुए हो। तो मुझे लगता है राजदीप जी उसके सदस्य हो गए होंगे या सागरिका मैम हो गई होंगी। मेरी मेंबरशिप यहाँ पंचशील क्लब में है। मैं यहाँ क्लब में जाता हूँ और वहां मैं एक नया गेम खेल रहा हूँ। आप भी खेलिए, क्योंकि आप और हमारे जैसे लोगों के लिए वो गेम बड़ा। पिकल बॉल, हाँ, पिकल बॉल खेल रहे हैं। हमको लगी रहा था कि बैंड्रा बॉय ने अभी तक पिकल बॉल क्यों नहीं उठाया और ये कॉर्फ बॉल वाले क्यों पीछे रह गए। नहीं, बैंड्रा नहीं, साउथ मुंबई में पिकल बॉल चलता है। ये राजदीप जी ने जितनी सफाई से अपने आप को बैंड्रा से भी अलगाया है, ओल्ड मनी ओल्ड क्लाउड बोले, बैंड्रा नहीं साउथ बॉम्बे। राजदीप जी, जनता सुन रही है।
कोई नहीं, देखिए साउथ मुंबई का क्या मतलब है। साउथ मुंबई में आप जानते हैं गिरगांव भी आता है, धोबी तालाब भी आता है, अलग अलग इलाके आते हैं, कुलाबा आता है, कई इलाके हैं। आप मेरे साथ एक दिन मुंबई चलिए, मैं आपको मुंबई, वो दक्षिण मुंबई दिखाऊंगा जो ये आपको ये एलीट क्लब में आपको कभी नहीं दिखेगा। एक अलग सा साउथ मुंबई दिखाऊंगा। मैं मैदान का लड़का हूं, मुंबई के मैदान का लड़का हूं, आजाद मैदान, क्रॉस मैदान। चलिए एक दिन मेरे साथ, मैं आपको ऐसी चीजें खिलाऊंगा, ऐसी एक टूर पर ले जाऊंगा, आप ये सब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और दिल्ली भूल जाएंगे, बुंदेलखंड भूल जाएंगे। नहीं, बुंदेलखंड नहीं भूलता हूं सर। जब मर्यादा, वो तो जब तक आप मुख्यमंत्री ना बने बुंदेलखंड के, आप कैसे भूल सकते हैं उसको। सर पद की बात नहीं है, पद से ज्यादा जरूरी होता है स्वाभिमान और आत्मबोध। अरे वाह, आप मराठी भाषी हैं। एक किताब आपको बता रहा हूं, सखाराम गणेश देउस्कर सर बहुत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी देश की बात, ठीक है, देशेर कथा के नाम से। उसको पढ़िए। भारत में अपनी अपनी भूमि को लेकर किस तरह का रेनेसा, किस तरह का आत्मगौरव होना चाहिए। दूसरी बात सर, मैं बुंदेलखंड इसलिए नहीं भूलूंगा क्योंकि हमारे और आपके पूर्वज का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और जब वो लंका में थे तो उनसे कहा गया, इतना जंगल वन वन भटके, इतना कष्ट में रहे, अपनी अयोध्या से निष्कासित हुए, क्यों वापस जाना चाहते हो, यही लंका पे राज करो। और तब उन्होंने कहा था कि भले ही ये लंका कितनी स्वर्णमयी हो, लेकिन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सर मैं बुंदेलखंड नहीं भूलूंगा जब तक सांस लौट रही है। अगले मुख्यमंत्री का भाषण। और आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि बुंदेलखंड से आया व्यक्ति सिर्फ बुंदेलखंड का मुख्यमंत्री बनेगा? वो पूरे उत्तर प्रदेश का भी तो बन सकता है। बात करता हूं, उत्तर प्रदेश। हाँ, योगी आदित्यनाथ, वॉच आउट, सौरभ द्विवेदी इज हियर। देश का नेता कैसा हो? सौरभ द्विवेदी जैसा हो। गली गली में शोर है, बाकी कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। आपने ब्रेक लगा दिया है। अब ब्रेक लगा दिया, क्या करें, अब क्या हुआ। हम और आप कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बात कर रहे थे, कहाँ चले गए हम उत्तर प्रदेश तक। गली गली में शोर है, नेता नगरी में पैनलिस्ट 4 हैं, चारों से बात कर लूं, अभी 2 ही हो पाए। सॉरी। हमारे तीसरे मेहमान पॉलिटिक्स के कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल जी। आदेश भाई बहुत स्वागत है, लंबे समय बाद वापसी हुई है आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या करवा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में? बीजेपी वालों ने तो अपनी गलत समझा दी। मैं तो अनुरोध करूंगा राजदीप जी से, हिमांशु जी से कि भाई पत्रकारों के लिए भी वहां पे मेंबरशिप होनी चाहिए। मैं रेगुलर विजिटर हूँ, मैं सलून जाता हूँ, मैं स्पा जाता हूँ, लेकिन वहां पे आप जिम नहीं कर सकते क्योंकि आप पत्रकार हैं। वो सिर्फ सांसदों और उनके परिवारों तक ही सीमित है। तो जिनके भी कैंडिडेट जीत जाए, राजदीप जी के या हिमांशु जी के, किसी का कोई कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट जो है हिमांशु बोले। अरे हिमांशु इतने जल्दी रिएक्ट करके तुम कंफर्म मत करो जो आदेश कह रहा है। वेट, नहीं मैं कंफर्म। अरे सर रुकिए सर, अरे कोई कैंडिडेट नहीं है। थोड़ा ट्रेजेडी बेंच से है, थोड़ा सुना भी करिए जी। मैंने तो चेक करने के लिए कहा था कि हिमांशु जी का कैंडिडेट कौन है, पता लग गया मुझे कौन है। जिसका भी जीत जाए, मेरा अनुरोध ये है कि पत्रकारों के लिए भी, फ्रेटर्निटी के लिए भी आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। और हमें परमानेंट मेंबरशिप ना दें, भले टेम्परेरी दे दें, लेकिन हमें भी कंसिडर करें क्योंकि हम पत्रकारों का और सांसदों का जो वर्क एरिया है वो एक ही है। तो जब वो जिम में जाते हैं, हम लोग नहीं जा पाते, तो थोड़ा सा हीन भावना आती है अंदर। तो हिमांशु जी मेरा आपसे अनुरोध है, आपके अच्छा आदेश ये बताओ कि कांग्रेसी किस भाजपाई को सपोर्ट कर रहे हैं? राजीव प्रताप रूडी को। अच्छा, कांग्रेसी तो अंग्रेजी कल्चर के लोग हैं ना। संजय बाल्यान बेचारा मुजफ्फरनगर से आया है, उसको पता नहीं क्लब क्या होता है। अरे तो कुछ राहुल कस्बा जैसे भी तो होंगे जो अंग्रेजी कल्चर वाले नहीं होंगे। नहीं, राहुल कस्बा आपको देखने में लगता है ना कि जाट है राजस्थान का और कृषि के बारे में बड़ी अच्छी बातें करता है, पढ़ा लिखा है, लेकिन सचिन पायलट किसके साथ है? दीपेंद्र हुड्डा किसके साथ है? जो तुम बात कर रहे हो कि वो जाट है, वो भी जाट है, जाहिर है उनका समर्थन उनको होगा। संजीव बाल्यान एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, वो बिल्कुल एक नई एंट्री हुई है। राजीव प्रताप रूडी बड़े पायलट हैं, बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, रोज जिम आते हैं, रोज पाते हैं, तो उनका जो कल्चरल डिफरेंस है बहुत बड़ा है वो।
राजीव प्रताप रूडी का जो, क्योंकि वो मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, पायलट हैं, खेलते भी अच्छा है, और कहाँ संजीव लाल बेचारा मुजफ्फरनगर से आया है, ठीक है सांसद रह लिए, उनकी जो पृष्ठभूमि है वो बड़ी अलग है, उनकी अलग है, तो उसमें दिन रात का डिफरेंस है। क्या मतलब है रावल साहब, गांव देहात का आदमी अब क्लब में नहीं घुसेगा क्या? ये कहाँ की बात है? पता चलता है रावल जी कोशिश आज तक तो सर यही होता है गांव देहात के आदमी को, जैसे बुंदेलखंड का आदमी है। रावल किसके साथ? देखिए आज तक तो सूट बूट वाले एंकरिंग भी करते रहे, अब गमछे वाले एंकरिंग कर रहे हैं सर, जमाना बदल गया है। सर जो बुंदेलखंड के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने से रोका जा सकता है तो उसको क्लब कौन जाने देगा? ऐसा थोड़ी होगा। पर आप ये कह रहे हैं कि पढ़े लिखे अंग्रेजी दा कांग्रेसी रूढ़ी के साथ हैं, हाँ, पुराने भाजपाई के साथ हैं, हाँ, और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो जाट हैं, जो गुर्जर हैं, जो अहीर हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए, वो संजीव महाजन के साथ हैं। यहाँ पे भी पीडीए एकता एक तरफ दिख रही है और सवर्ण एक तरफ दिख रही है। हाँ। हमारे चौथे मेहमान इंडियन एक्सप्रेस अखबार के डिप्टी एसोसिएट एडिटर विकास पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका। कैसे हैं आप? मैं एकदम चाकामाका हूं। किसको जितवा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, बताइए आपके पास क्या इनपुट है? देखिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बहुत कम जाता हूं, कभी किसी सांसद से मिलना हो, बाकी मैं जाता नहीं हूं, तो मुझे ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है। जितवा किसको रहे हैं आप? तो फॉरेन करेस्पॉन्डेंट्स क्लब में जाते हैं महाराज, हमको पता है। जाते थे आज से 10-15 साल पहले, अब नहीं जाते। अच्छा, इसीलिए हमको न्योता नहीं आया 10-15 साल से वहां का। देखिए कोई भी हो सकता है, इंट्रा बीजेपी लड़ाई है, लेट्स सी। चलिए, तो विकास जी आपसे ही बात शुरू करते हैं। देश की जनता ये जानना चाहती है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की जो स्टेटेड वजहें हैं, उससे इतर पार्टियां क्या वजह प्रोजेक्ट कर रही हैं और अंदर खाने की क्या जानकारी है? विकास पाठक। ये ऑब्वियस सी चीज है कि उनका जो रेजिग्नेशन है उसका कारण तो ये बताया गया, जो ट्वीट आया कि उनके हेल्थ रीजंस हैं, स्वास्थ्य के कारण से वो अपना दायित्व है उसको नहीं निभा पाएंगे और इमीडिएट इफेक्ट से उन्होंने रिजाइन किया। लेकिन कांग्रेस ने शुरू में ही बोल दिया कि देयर इज मोर टू इट देन मीट्स द आई, और कई सारे उन्होंने बोला कि उनकी सेहत उस दिन काफी ठीक लग रही थी, तो जब हाउस में थे तो ठीक ठाक बातचीत कर रहे थे, काफी कुछ बोल भी रहे थे, वो भी बात सही है। तो अंदर बहुत लोग कन्विंस ना भाजपा में है ना विपक्षी दलों में है कि हेल्थ रीजन अकेला कारण है, वो कन्विंस नहीं है। और उसके अलावा कई सारी ऐसी थियरीज उस बीच में चली हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी थियरी जो है, जिसके बारे में कई लोग बिना ऑन रिकॉर्ड आए बोल रहे हैं, वो ये है कि जो लास्ट डे आया उस दिन जो नोटिस आया, जो रिमूवल का मोशन जस्टिस यशवंत वर्मा को लेके, जिनके घर पे परपोर्टेडली कैश पाया गया था, है ना, बर्न्ड कैश, तो उसको लेके क्या है कि पहले ही सरकार ने बोल दिया था ये सत्र शुरू होने से पहले कि हम उनके रिमूवल की प्रक्रिया शुरू करेंगे। प्रक्रिया क्या है? वो ये प्रक्रिया ये है कि लोकसभा में अगर शुरुआत होती है तो कम से कम 100 सांसदों के सिग्नेचर होने चाहिए, और अगर राज्यसभा में होती है तो कम से कम 50 के होने चाहिए। सरकार ने मन बना लिया था कि इनका रिमूवल करेंगे, और वो एक एंटी करप्शन प्लैंक पे एक अच्छा स्टेटमेंट भी होता है। अब हुआ ये कि उस दिन पहले दिन विपक्ष ने करीब 63 जो सिग्नेचर हैं वो जमा कर लिए राज्यसभा से। जो विपक्ष के सिग्नेचर्स थे, एनडीए के एमपीज को उससे जनरली दूर रखा गया, और उन्होंने जाके ये नोटिस दे दिया राज्यसभा के अंदर। तो धनखड़ साहब जब 4 बजे टाइप आए, 4:03 पे करीब जब हाउस में आए, तो उन्होंने बोला कि एक ऐसा नोटिस मेरे पास आया है, और इस नोटिस में जो है वो 63 करीब सिग्नेचर, उन्होंने बोला 50 से ऊपर सिग्नेचर है, मतलब न्यूमेरिकली स्पीकिंग it fulfills the requirements for a notice for a motion to remove the high court judge to be admitted, उन्होंने ये कहा। तो उन्होंने उसके बाद प्रक्रिया बताई। तो धनखड़ साहब का कहना था उसमें कि ये जो इस तरह का नोटिस आ सकता है, ये दोनों में से किसी भी हाउस में आ सकता है, जो बात सही है। अगर लोकसभा में आएगा तो कम से कम 100 सिग्नेचर चाहिए एमपीज के, अगर राज्यसभा में आएगा तो कम से कम 100 सिग्नेचर चाहिए, कम से कम 50 चाहिए। उसके बाद अगर ईदर ऑफ द हाउस किसी एक में आता है और सिग्नेचर्स उतने हैं, तो जो उस हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो जो है एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है जो उस पर इंक्वायर करती है। लेकिन धनखड़ साहब ने बोला कि अगर एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 कि अगर मान लीजिए सेम डे दोनों हाउसेस के अंदर ऐसा नोटिस आ गया और उस पर पर्याप्त जो है सिग्नेचर है मात्रा के हिसाब से, मतलब 50 से ऊपर
राज्यसभा में और 100 से ऊपर जो है लोकसभा में। ऐसे केस में उन्होंने बोला कि इट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस और कोई एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उस पर कमिटी नहीं कॉन्स्टिट्यूट कर सकता, जिसका मतलब ये है कि अब जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट होगी इंक्वायर करने के लिए चार्जेस को, वो लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन मिलजुल के करेंगे। तो उन्होंने ये पूछा वहां सवाल कि क्या दूसरे हाउस में भी आज आया है, तो उस पे जो अपने कानून मंत्री हैं मेघवाल साहब, वो वहां बैठे थे, उन्होंने बोला कि जी हाँ आया है। फिर पूछा चेयरमैन ने कि क्या उस पे पर्याप्त नंबर ऑफ सिग्नेचर्स हैं, तो उन्होंने बोला कि 142 हैं शायद, तो उन्होंने ये बोला शायद 142 है। तो ऐसे में उन्होंने कहा अपने धनखड़ साहब ने कि अब सेक्रेटरी जनरल इस चीज को आगे ले जाए। मतलब उन्होंने ये कहा कि अब मेरे डिस्क्रिप्शन पे बात नहीं है। उनका कहना ये था कि अगर इधर एक हाउस में आता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन कंसल्टेशन विद पीपल कैन ईदर काइंड ऑफ यू नो एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। लेकिन जब दोनों हाउसेज में सेम डे आया, हाउस की वो प्रॉपर्टी बन गया, पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी बन गया। अब दोनों सदन के जो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो मिलजुल के एक कमेटी बनाएंगे, जिसका प्रोसेस होता है कि बेसिकली मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स विल टॉक टू बोथ द स्पीकर एंड द चेयरमैन। अब इसमें जो माना जा रहा है कि ये जो पूरे दिन की प्रक्रिया चल रही थी, उस बीच में कई बीजेपी सांसदों से एक ब्लैंक पेपर पे साइन करवाया गया, क्योंकि मतलब ये राज्यसभा में विपक्ष इस चीज पर तेज हो गया था। 3 बजे जयराम रमेश की ट्वीट आ गई कि हमने 63 सिग्नेचर दे दिए हैं। उस बीच में जब ये हुआ तो बीजेपी के या एनडीए के कई एमपी से जो है साइन करवाया गया ब्लैंक पेपर को। उस पर काफी अटकलें हुई कि क्या ये एक हरीड एफर्ट है कि कहीं ऐसा ना हो विपक्ष बाजी मार ले जाए। वैसे बाजी मारने की इस पर कोई अगर देखिए तो बात नहीं है, क्योंकि द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन बोथ वांट द रिमूवल ऑफ द जज। और उसमें चर्चा जब होगी, जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी, चर्चा होगी, तो दोनों पक्ष के लोगों को बोलने का अधिकार मिलेगा। लेकिन ये है फर्स्ट कौन है, मतलब हु इज फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक। तो वैसे में ये ब्लैंक पेपर पे कहा जा रहा है कि सिग्नेचर्स करवाए गए, अटकलें तमाम चली कि क्या ये जस्टिस यशवंत वर्मा के उसको लेके हैं, या कहीं ऐसा तो कोई इशारा नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा चेयरमैन, उनसे कोई नाराजगी है। वो एक तरह का स्टेटमेंट है उनको दिखाने के लिए कि एक शो ऑफ स्ट्रेंथ बनाया जा रहा है। तो ये तमाम अटकलें चली। और उसके बाद जब आपकी उसके बाद एक बीएससी की मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर भी बहुत कुछ हमें पता नहीं है, लेकिन शायद मंत्रियों में एक आध नहीं गए, विपक्ष के लोग मौजूद थे। उसके बाद लेट इवनिंग में धनखड़ साहब मिले हैं एक अनशेड्यूल्ड मीटिंग राष्ट्रपति से, और करीब 9:34 पे उनके यहाँ से जो उनका त्याग पत्र है वो आ गया। तो जो माना जा रहा है वो ये है कि इसमें सरकार को लगा कि उन्होंने जल्दबाजी में एक तरह से जो विपक्ष ने जो सिग्नेचर दिए थे, उन्होंने कहा कि जी हाँ प्रक्रिया ये है और अब सेक्रेटरी जनरल इस पर देखे, चाहे ये डिबेट है वेदर ही एडमिटेड इट और नॉट, बट द पॉइंट इज दैट ही सीम टू बी ट्रीटिंग इट विद अलैक्रिटी। तो ये जो चीज है, इसके कारण शायद सिचुएशन थोड़ी खराब हुई और सेम डे फिर आनंद फानंद में उनका त्यागपत्र किया। जो हमको सुनने में आया है वो बात यही है, इसके बियॉन्ड कहना मुश्किल। हिमांशु जी, इस्तीफे के बाद बीजेपी समर्थक समूहों के द्वारा सोशल मीडिया पे जो लिखा जा रहा है कि विदेश यात्रा पे जाते थे तो ये करते थे, विपक्षी नेताओं के सामने प्रधानमंत्री की बुराई करते थे आदि इत्यादि, कितनी सत्यता है? देखिए, इसमें सत्यता है, क्योंकि जो बात सामने आई है कुछ विपक्षी दलों के सांसदों नेताओं ने बताई है। ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष, जो हम लोगों को पता चला है सौरभ जी, वो बहुत, अगर कहें तो ऐसा कोई मंत्री नहीं है जिसको उन्होंने डांटा ना हो। एक मंत्री उनसे मिलने गए, वहां सेक्रेटरीज बैठे हुए थे, उन्होंने सेक्रेटरीज के सामने उनको डांटना शुरू किया। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा, मंत्री ने, कि आपसे मैं अकेले में मिलना चाह रहा हूं, आप इन सब सेक्रेटरीज को बाहर करिए, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत। फिर उनको बाहर किया, उन्होंने कहा कि सर आपको जो कहना है वो आप मुझे अकेले में कहिए, किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ऐसा मत कहिए जिससे आपके भी प्रोटोकॉल पर जो है आ जाए। जो चीज विकास जी ने नहीं बताई, मैं थोड़ी सी उसमें ऐड ऑन कर देता हूं। बीएससी की जो बैठक हुई तो 12:30 बजे हुई, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसमें जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, अर्जुन मेघवाल और एल मुरुगन जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं, वो लोग गए SIR पे और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की मांग में। जगदीप धनखड़ ने ये कहा
कि विपक्ष इस बात को लेकर मांग कर रहा है कि जब चर्चा हो तो पीएम, गृह मंत्री और आरएम, रक्षा मंत्री, तीनों वहां मौजूद रहे और प्रधानमंत्री का जवाब हो। तब किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि देखिए, बीएससी जो है वो ये तय करती है कि कौन चर्चा या बिल कब लिया जाएगा, उसके लिए कितना समय एलोकेट किया जाए, कौन इस पर रिप्लाई देगा या नहीं देगा, ये सरकार का डिसीजन है। उस पर बात जब लंबी खिंचती नजर आई तो जगदीप धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति ने ये कहा कि आप जाइए, प्रधानमंत्री से पूछ के आइए। वहां से वो बात जो है, मुझे लगता है एक टर्निंग पॉइंट था। वो एक ऐसा पॉइंट था जो पिछले 6-7 महीनों में जो कुछ हुआ है वो एकाएक बढ़ता नजर आया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमरे में मीटिंग होती है जिसमें जयशंकर हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, किरण रिजिजू, तमाम वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक होती है और फिर यह फैसला किया जाता है कि एक बार और, अब आता है 4:30 बजे बीएससी। लेकिन उससे पहले जगदीप धनखड़ 63 विपक्षी सांसदों के ऑपरेशन सिंदूर पर जो है, माफ कीजिएगा, जस्टिस वर्मा पे जो उनके रिमूवल का मोशन है उसको नेमिंग कर देते हैं कि भाई ये जो है होगा, इस पे फैसला अब कल होगा। इसको लेकर सरकार को लगता है कि अब जो है मामला बहुत बढ़ गया है, इसको कहीं ना कहीं कम करना है। फिर गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह एक साथ बैठते हैं, प्रधानमंत्री के साथ जो चर्चा हुई है उसको और आगे लेते हैं। फिर प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जाता है कि जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति, उन्होंने जस्टिस वर्मा पर विपक्षी सांसदों का मोशन स्वीकार कर लिया है, जबकि सरकार ने एक कोशिश की थी पूरे विपक्षी दलों के साथ मिलकर वो लोकसभा में इस मोशन को लेकर आए। 145 सांसदों के साइन थे, सभी विपक्षी पार्टियां थी, उसमें सत्ता पक्ष की पार्टियां थी। लोकसभा स्पीकर को जाके वो प्रस्ताव रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में दिया गया था। अगर आप फोटो देखेंगे सारे लोग थे। सरकार फिर भी ये कहती है कि आप इंतजार कीजिए, कमेटी बनाई जाएगी, ज्वाइंट कमेटी होगी, सलाह मशवरा किया जाएगा, आप आगे मत बढ़िए। लेकिन जब मामला बढ़ता जाता है उसके बाद जेपी नड्डा और किरण रिजिजू उन्हें समझाने जाते हैं कि इस तरीके से आप मत कीजिए, वो नहीं मानते हैं। फिर किरण रिजिजू और अर्जुन मेघवाल जाते हैं बताने कि आप मत करिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, चीजें की जा रही हैं। फिर अर्जुन मेघवाल जाते हैं और उनके साथ जिस तरीके से वार्तालाप होता है और वो एक फिर हॉट टॉपिक बनता है और फिर जिसका जिक्र विकास जी ने किया, सर थोड़ा विस्तार से शुरू होता है। सर थोड़ा विस्तार से क्या बातचीत होती है, देश की जनता जानना चाहती है, सूत्रों के हवाले से बताइए। वो बातचीत होती है कि जो आपने प्रस्ताव स्वीकार किया है विपक्षी सांसदों का, अगर आप पहले बताते तो सरकार ज्वाइंट लेके आ सकती थी उसको, क्योंकि लोकसभा में ज्वाइंट प्रस्ताव है सत्ता पक्ष का, विपक्ष का। लेकिन 4 दिन पहले सर्वदलीय बैठक से पहले किरण रिजिजू उनसे मिलने जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि सभी को साथ लेकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो रिमूवल मोशन है वो लोकसभा में लाया जाएगा, बाद में राज्यसभा में लाया जाएगा और एक कमेटी फॉर्म करते हैं। क्योंकि कमेटी फॉर्म करनी होती है, वो 3 महीने में फैक्ट एंड फाइंड्स की रिपोर्ट्स सबमिट करती है, आपसे सहमति के बाद होगा, उनको बताया जाता है। फिर जिस दिन सर्वदलीय बैठक है उसके बाद किरण रिजिजू उनको ब्रीफ करते हैं, तो वो ये कहते हैं 4 सांसदों के उनको पत्र आया है कि वो जस्टिस वर्मा पे, और चारों विपक्ष के हैं। वो ये कहते हैं आप इंतजार कीजिए, मैं विपक्षी दलों से बात करता हूं। नहीं माना जाता। मतलब आप सोचिए कि लाइन शायद बहुत बड़ी थी और वो ऐसी फिर दूरियां खाइयों में तब्दील हो गई और फिर जो हुआ वो सबके सामने है। ये भी चर्चा हुई थी क्या कि जस्टिस को फोन किया जाता है शाम 7:30 बजे जी सरकार के बड़े मंत्री के द्वारा कि या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या आपके खिलाफ मोशन लाया जाएगा।
नो कॉन्फिडेंस का, इंपीचमेंट नहीं लाया जाएगा, नो कॉन्फिडेंस का मोशन राज्यसभा में लाया जाएगा और उस पर लगभग 90 सांसदों के साइन हुए, जिसमें एनडीए के सांसदों के साइन थे। और पार्लियामेंट खत्म होने के बाद, क्योंकि पार्लियामेंट खत्म हो चुकी थी, यहां से निकलने के बाद 10 मंत्रियों के ग्रुप बनाए गए। उनके घर पर अलग अलग, हर मंत्री के घर पर 10 सांसद पहुंचते हैं। उनको बताया जाता है कि सरकार ये सोच रही है कि अगर जगदीप धनखड़ नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ जो है वो रिमूवल का मोशन जो है, नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ लाया जाएगा। उनको ब्रीफ किया जाता है, क्योंकि पहले उनसे साइन लिए गए थे, और फिर उनको ब्रीफ किया जाता है, उसके पीछे के कारण बताए जाते हैं, हिस्ट्री बताई जाती है कि किस तरीके से पिछले 6 महीनों में जगदीप धनखड़ जो हैं उन्होंने सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं किया। संसदीय परंपराओं में होता है कि अगर कोई प्रस्ताव आता है तो आपको संसदीय कार्य मंत्री को यह बताना पड़ता है कि यह प्रस्ताव आया है, इस पर कैसे आगे बढ़ना है। कोऑर्डिनेशन है, इसमें कोई नियम नहीं है, लेकिन आपको, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री कोऑर्डिनेट करते हैं सरकार और लोकसभा स्पीकर और चेयरमैन के बीच में, तो ये एक परंपरा है कि ऐसी चीजें हो रही हैं, इस पर कैसे आगे होगा, ये एक सोच विचार कर सारी चीजें होती हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ को जब फोन जाता है तो उनको लगता है कि शायद उनको मान मुनव्वल किया जाएगा, उनको मना लिया जाएगा, लेकिन उनसे कहा जाता है कि अगर आप नहीं इस्तीफा देंगे तो आपके खिलाफ जो है वो हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ सकते हैं। उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन जाते हैं, जिसका जिक्र विकास जी ने किया। अनशेड्यूल मीटिंग होती है और राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल होते हैं, उनको आने में 20 से 25 मिनट लगते हैं और फिर वो अपना इस्तीफा, क्योंकि एक फॉर्मेट है, पूरा तय फॉर्मेट है, उस तय फॉर्मेट के तहत अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को देते हैं। और उसके बाद 9:25 पर वो एक्स पर पोस्ट करके बताते हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से जो है वो इस्तीफा दिया। ये एक बार की घटना नहीं है, एक पार्टी है, एक पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने मुलाकात की थी जगदीप धनखड़ से और उनकी पार्टी के कुछ लोगों का यह कहना है कि जगदीप धनखड़ ने उन्हें यह कहा कि मुझे ठीक से इस सरकार में ट्रीट नहीं किया जा रहा है। ये बात भी सरकार तक पहुंची है। इससे पहले कई मंत्रियों को उन्होंने पिछले 6-7 महीनों में कई बार इस तरीके से ह्यूमिलेट किया है। आप एक तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, अगर आप देखेंगे शिवराज सिंह चौहान किसानों के मामले पे उनको कहा कि आप धरने पे बैठे हैं, किसान हर साल बैठते हैं, क्यों नहीं उनकी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इनकी समस्याओं का समाधान कीजिए, ये है। और अगर जगदीप धनखड़ गए तो उसमें कांग्रेस के कुछ लोगों का रोल है। जो 63 सांसदों का सिग्नेचर वाला एक मोशन लाया गया, उसमें कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, वो सुबह जाकर उनसे मुलाकात करते हैं और वो पत्र देते हैं। और तब तक सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा चेयरमैन को ये पत्र मिला है। ये एक कारण नहीं है, एक मंत्री के सेक्रेटरी को उन्होंने बुलाया। प्रोटोकॉल नहीं है कि मंत्री के जो मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के पास किसी चीज को लेकर जा सकते हैं मुलाकात करने, ये सारी चीजें हैं। सब लोग ये पूछ रहे हैं कि जब अगस्त 2027 तक कार्यकाल था, 6 महीने से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के ये रंग ढंग हैं, बात बिगड़नी कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े लोग कहते हैं कि बताइए, परंपराओं का पालन नहीं हो रहा है। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति अमेरिका के, वो आए और उनको प्रोटोकॉल में यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट से मिलवाया तक नहीं गया, सूचित नहीं, तो वो फिर वो रूस के चले गए जयपुर की जहाज पकड़ के। उनको वो बोले कि उपराष्ट्रपति से जुड़े लोग कि उनको जानबूझ के अपमानित किया जा रहा है। एक अखबार में एडिटोरियल एक अखबार में एडिटोरियल पीस छपा जो बड़ा क्रिटिकल था। अब वाइस प्रेसिडेंट जुड़े लोगों का कहना है कि जब सरकार चाह रही है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स हों, सरकार चाह रही है कि ये जो मौजूदा इकोसिस्टम है जुडिशरी का, इसमें तब्दीली हो, आप एक व्यक्ति को जो सीनियर एडवोकेट रहा है उस पोस्ट पर लेके आए, अब वो वही बात आगे बढ़ा रहा है, तो उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। उनको लगता रहा कि ये पीएमओ के इशारे पर हो रहा है, पीएमओ को लगता रहा वो आउट ऑफ द लाइन जा रहे हैं। ये कम्युनिकेशन ब्रेक कैसे हुआ? देखिए सौरभ जी,
रिफॉर्म्स होने चाहिए, सरकार भी चाहती है। और जस्टिस वर्मा के खिलाफ आप देखिए कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर आया। लगातार जगदीप धनखड़ जो हैं वो जुडिशरी पर जो है वो सवाल खड़े करते रहे, लेकिन मैसेज यही जा रहा था कि वो सरकार की तरफ से जो है वो बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन सरकार इस तरीके से नहीं होती है कि एक झटके में आप किसी पे सवाल खड़े कर दें, ये भी नहीं होगा। अब क्योंकि ये बताइए कि अगर कोई चीज ले ले, ये बताइए वाइस प्रेसिडेंट के कैबिनेट में इस बात की भी चर्चा हुई थी क्या कि जस्टिस शेखर यादव का इंपीचमेंट होगा कि नहीं? क्या उन्होंने कुछ नेताओं से ये कहा था कि इट कैन बी कंसीडर्ड? बिल्कुल कंसीडर। और क्योंकि उसमें जो 55 सिग्नेचर थे उनमें से 54 वेरीफाई हो गए हैं। एक साइन जो है वो डबल साइन है एक एमपी का, टेक्निकली आधार पर वो कैंसिल किया जा सकता है क्योंकि अगर सिग्नेचर फॉर्ट सिग्नेचर का मामला आता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जस्टिस यादव के खिलाफ भी जो मोशन आया है उसको वो स्वीकार कर सकते हैं। और ये राज्यसभा सेक्रेटरीट की तरफ से टेक्निकल सारी चीजें आई हैं। और बीजेपी इस चीज से अनकंफर्टेबल थी क्योंकि जस्टिस शेखर यादव विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में वो बयान देकर आए थे। देखिए, कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल स्वाभाविक है, होगी सरकार भी, लेकिन उसका कारण ये था, उनका ये कहना है जिन शब्दों का प्रयोग किया क्या वो असंसदीय शब्दों में है या तमाम इस तरीके की चीजें हैं जिस पर उनको रिमूवल मोशन उनके खिलाफ लाया जाए। जस्टिस वर्मा पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। यहां क्या जस्टिस यादव ने कोई चीज चेयर से कही या किसी फंक्शन में कही, ये तमाम चीजों को लेकर सरकार और विपक्ष में मतभेद थे। और इसको लेकर एक तरफ जगदीप धनखड़, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जगदीप धनखड़ का। आदेश क्योंकि यहां है, आदेश इस पे थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे। पिछले 6 महीनों में एक चीज बड़ी होती थी कि कोई भी बिल हो या कोई भी चर्चा चल रही हो तो जब अंत में कुछ कहना होता था तो जगदीप धनखड़ ये कहते थे, प्रमोद जी यानी प्रमोद तिवारी, प्रमोद जी आप इस पे कुछ बोलना चाह रहे थे। और एक बार ऐसा भी हुआ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने खड़े होकर ये कहा कि मैं एलओपी हूं और आप जयराम रमेश को ज्यादा समय देते हैं। ये सदन के अंदर है। आपको मैं एक घटना और बताता हूं क्योंकि वो सोशल मीडिया पे भी है और संसद टीवी की कार्रवाई में है। कार्रवाई मतलब उसके जो टेलीकास्ट है उसमें हरियाणा की किसी कार्यक्रम में गए थे वो, और उन्होंने वहां एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा एक महिला उनसे मिलने आई और वो 5-6 बार उनसे कहा कि प्रधानमंत्री से मिला दीजिए, प्रधानमंत्री से मिला दीजिए। तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा भाई प्रधानमंत्री से क्यों मिलना है? तो उन्होंने कहा कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको पकड़ के कहां से लाए। ये कहानी खुद जगदीप धनखड़ ने सुनाई थी। और जब उनके ऊपर मिमिक्री बनी तब पूरी की पूरी सरकार और बीजेपी एनडीए उनके साथ था। कल्याण बनर्जी ने जब संसद भवन के मकर द्वार पर वो मिमिक्री की थी जिसका वीडियो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बनाया था। ऐसा नहीं है, डिफरेंसेस पैदा होते चले गए। ये डिफरेंसेस हुए हैं जब उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष जो है वो रिमूवल का मोशन लेकर आया था, जिसको डिप्टी चेयरमैन हरिवंश जो है उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद से थोड़ी सी जो गियर है वो चेंज हुई और वो इतनी चेंज हो गई कि जो दूरियां थी वो खाइयों में तब्दील हो गई जी। और क्या मंत्रियों के बारे में, क्या मंत्रियों को कहा गया, इसका जिक्र अगर आप उस पर कभी लंबी बहस हो सकती है जो हमारी कई लोगों से बातचीत हुई। यही मौका है, बताइए ना, आप क्यों नहीं खुल के बोल रहे हैं? आप बताते नहीं महाराज, यही दिक्कत है। मेरी ये दिक्कत है हिमांशु भाई कि आप मेरे देश की और नेता नगरी की जनता को आप ये कह रहे हैं ना कि वहां पे बैठ के वो उपराष्ट्रपति भवन में योगी आदित्यनाथ की तरफदारी कर रहे थे, वो केंद्र की आलोचना कर रहे थे और सबसे ज्यादा वो नरेंद्र मोदी की आलोचना को लेकर मुखर थे। मेरा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी और जगदीप धनखड़ के बीच 36 का आंकड़ा हुआ क्यों? ये तो छोटे छोटे मनमुटाव हैं जो बैठ के सॉर्ट आउट हो सकते थे। पुल कहां टूटा? देखिए क्या होता है, जब कई बार जो कम्युनिकेशन है ना
उसमें जब करने की कोशिश दोनों ही तरफ से हुई होंगी, ऐसा नहीं है नहीं हुई होंगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। अगर जो हम लोगों को सुनने में भी आया है, जो पूरे मीडिया जगत में आया बाद में, कि आपने कहा कि अपनी पूरी की पूरी फ्लीट चेंज कर दीजिए। उसके कुछ टर्म्स होते हैं, क्योंकि वो सारी फ्लीट्स की गाड़ी जो है बुलेट प्रूफ होती है और वो एक पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है जिसमें वो चेक होके आती हैं। तो उसमें ये कहा गया कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं चेंज कीजिए। 2 गाड़ी चेंज की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं पुरानी गाड़ी से चलूंगा, और वो पुरानी गाड़ी से चलते रहे। और कई बार क्या होता है कि ऐसा एक रिएक्शन मोमेंट्री होता है जो एकदम बहुत कुछ खत्म कर देता है। दोपहर को वो जब संसद से गए, जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया, सोमवार को जयराम रमेश चले गए उनके साथ उनके घर, ये खबर आ गई। तो वो लगता है कहीं कि इतनी रिफ्ट्स आ गए कि उसके बाद लगा कि लास्ट सवाल फिर राजदीप जी के पास जाऊंगा। किसके अपॉइंटी थे, किसने इनको हैंडपिक किया था पहले बंगाल में गवर्नर के लिए और फिर वाइस प्रेसिडेंट के लिए? सोली प्रधानमंत्री का फैसला था, अमित शाह इन्वॉल्व थे, कलेक्टिव फैसला था, किसने नाम पुश किया ये बताइए। देखिए उसमें क्या है, क्योंकि इनकी एक पूरी जर्नी है, आप सब क्योंकि ललन टॉप के जितने दर्शक हैं वो राजनीतिक रूप से बहुत बहुत जानकार हैं। अगर मैं बताऊं तो 89 में कब वो मंत्री बने, जनता दल से सांसद बने, चंद्रशेखर सरकार में मंत्री बने, कांग्रेस से विधायक रहे, कांग्रेस आ गए, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी में आके वो अधिवक्ता परिषद से जुड़ गए। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो एक बड़ा सेक्शन है, लॉयर सेक्शन, वकीलों का जो है, उनकी तरफ से भी नाम था, संघ की तरफ से भी था, और एक अच्छे लॉयर हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी। वो बहुत अच्छे लॉयर थे, रिनाउल्ड थे, और फिर उनको गवर्नर के लिए उनका नाम बढ़ाया गया, गवर्नर बने। और जिस तरीके से फिर वहां उन्होंने जो उपराष्ट्रपति के तौर पर उनका नामंकन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित किया गया, उनका नाम जैसे उन्होंने परफॉर्म किया, नहीं परफॉर्म किया। लेकिन आप सोचिए, मैं पिछली बार भी बोला कि जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे तो ममता बनर्जी ने यह फैसला लिया अपोजिशन में रहते हुए कि वो एब्सटेन करेंगी, और राष्ट्रपति पे उन्होंने वोट किया एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ। चलिए, तो ममता बनर्जी को भी लगा होगा कि मुक्ति मिली मुझे। जी राजदीप जी, अब बंगाल का भी जिक्र आ गया और आप बड़ी देरी से वेट कर रहे हैं, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? ये कोई 21 जुलाई की बात नहीं है। 21 जुलाई में मामला इस लेवल पर आ गया कि इस्तीफा मांगा गया, लेकिन ये पिछले 6-8 महीनों से, कुछ लोग कहते हैं 1 साल से चल रहा है, और दोनों तरफ से एक तरह से कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया था। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, क्योंकि ज्यादातर हिमांशु और विकास ने जो 21 तारीख को घटनाएं हुई उसके बारे में भी आपको बताया है। आपने भी जेडी वैंस का जिक्र किया। जेडी वैंस का जब दौरा हो रहा था मई के पहले हफ्ते में, तब वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से पीएमओ और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कन्वे किया गया था कि क्योंकि वहां के उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, अच्छा होगा कि भारत की तरफ से जगदीप धनखड़ एक तरह से रिप्रेजेंट करे और उनके लिए एक बैंक्वेट रखे। बैंक्वेट छोड़िए, उनको किसी भी कार्यक्रम में उनको बुलाया नहीं गया और उनको एक तरह से नजरअंदाज किया गया। उससे वो दुखी थे। ये तो मई महीने में था, लेकिन उसके पहले भी हिमांशु जी ने जैसे कहा, शिवराज सिंह चौहान के सामने उन्होंने किसानों का मामला उठाया। जब से उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष ने लाया था दिसंबर के महीने में, तब से धनखड़ जी ने कोशिश लगातार की कि विपक्ष के नेताओं से बातचीत करें और उनको कहें कि देखिए मैं आपके खिलाफ नहीं हूं। इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने जयराम रमेश के साथ कई दफा बातचीत की, अपने कार्यालय में और उनके घर पे भी। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक 45 मिनट्स 1-on-1 कॉन्वर्सेशन किया। अरविंद केजरीवाल से मिले वो। अब ये वही नेता है जो खास करके केजरीवाल जी, जो इस सरकार के लिए रेड रैग है, लाल एक तरह से रेड रैग जिसे आप कहते हैं, जिसको वो एक तरह से सोशली बॉयकॉट करते हैं। अब उपराष्ट्रपति उनको मिलते हैं, उपराष्ट्रपति के करीबी कह रहे हैं
कि उनके बंगले में कुछ ऐसे लोग थे, या तो बग किया गया था या कुछ लोग थे जो भी होता था वो सरकार तक पहुंच जाता था, जो भी वो कहते थे। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो बड़बोले हैं, वो किसी के बारे में कुछ भी कहते थे। मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक शिवसेना की सांसद हैं, वो उनसे मिलने गई नवंबर के या उनको गैलरी में कॉरिडोर में कहीं मिली, तो नवंबर में महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे और शिवसेना यूबीटी हार गई थी चुनाव। तो तुरंत धनखड़ जी उस महिला एमपी से कहते हैं, ओ यू आर टोटली डीमोनेटाइज्ड लाइक योर पार्टी, आप डीमोनेटाइज हो गए हैं। अब इस तरह की बातचीत जो है वो धीरे धीरे सभी सांसदों तक पहुंच गई थी कि किस तरह से उनका बर्ताव है विद इंडिविजुअल एमपीज। लेकिन धनखड़ जी के यहां से ये खबर आ रही है कि सरकार उनको ह्यूमिलिएट लगातार कर रही थी। उदाहरण के तौर में जब जेडी वांस का मैंने उदाहरण दिया, उसके अलावा पूरे उनके कार्यकाल में उनको केवल 2 बार अनुमति दी गई देश के बाहर जाने के लिए। एक किंग चार्ल्स का एक फंक्शन था और एक ईरान में एक फंक्शन, एक फ्यूनरल शायद था किसी एक वहां के एक नेता का। अब आप हामिद अंसारी को देखिए, वो दुनिया भर जा रहे थे और धनखड़ जी के ऑफिस ने लिखा कि व्हाई इज द वाइस प्रेसिडेंट नॉट बीइंग अलाउड टू गो ऑन फॉरेन डेलीगेशंस। उनको कोई जवाब, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनको कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया। एक बड़ा इशू है जिसका शायद हिमांशु जी ने जिक्र नहीं किया, जो एक इंपॉर्टेंट बात है। पीसी मोदी जो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल है, वो समझा जाता है सरकार के बड़े करीबी है, आईआरएस के ऑफिसर रहे हैं, उनको एक्सटेंशन भी मिला है और वो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल है। जब उनको एक्सटेंशन मिल रहा था और जब उनके बारे में कुछ बातें हुई, तो उपराष्ट्रपति ने कई मंत्रियों से कहा कि आई डोंट वांट पीसी मोदी, मुझे कोई और चाहिए। तब सरकार ने उनको कहा दैट इज नॉट योर, कौन बनेगा ये सरकार तय करेगी, जगदीप धनखड़ नहीं तय करेंगे। तो जो धीरे धीरे उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मेरे खिलाफ जो धीरे धीरे ह्यूमिलिएशन हो रहा था वो मैं सहन नहीं कर पाया और मेरा एक तरह से क्या कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, आत्मसम्मान जो है, उसको ठेस पहुंची और वो बोलने लगे। वो किसानों के मामले पर बोलने लगे, जुडिशरी के खिलाफ बोलने लगे। अब जब जुडिशरी के खिलाफ बोलने लगे तो एक सुप्रीम कोर्ट जज ने एक प्राइवेट फंक्शन में किसी एक मंत्री को कहा कि देखिए, एक बात होती है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में कुछ तनाव हो, लेकिन जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस तरह से बात करने लगे हमारे खिलाफ और सरकार कुछ न कहे, क्या आप हम माने कि सरकार भी उससे सहमत है? जब बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन पर जगदीप धनखड़ अपनी बात रखते हैं तो सरकार कुछ नहीं कहती है, क्या हम माने कि सरकार जगदीप धनखड़ के बातों से सहमत है? तो अलग अलग चीजों की वजह से एक लगातार तनाव बढ़ता गया दोनों की तरफ से और एक ऐसी स्थिति आ गई जहां ये जजेस का मामला, एक तरफ जस्टिस वर्मा, दूसरी तरफ जस्टिस शेखर यादव, इन बार बार हिमांशु ने जयराम रमेश का जिक्र किया। एक और व्यक्ति थे कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल का कहना था, कपिल सिब्बल जस्टिस वर्मा के लिए कोर्ट में लड़ेंगे। वो उनका कहना है कि जस्टिस वर्मा को स्केपगोट बनाया जा रहा है। जस्टिस कपिल सिब्बल का कहना है कि आप जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ 6 महीने से उस फाइल पर क्यों बैठे हैं? तब धीरे धीरे एक कॉम्प्रोमाइज की तरफ से आया कि अगर नोटिस 63 एमपीज ने वर्मा के खिलाफ दिया है तो आपको शेखर यादव के खिलाफ भी, जो 6 महीने से आप उस पर बैठे हैं, आपको उस पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये बैकरूम में धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइजेस होने लगे। अब इस सरकार की एक बात जाने जो हिमांशु जी ने नहीं कही, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के पॉलिटिकल प्लेबुक में कोई भी व्यक्ति अगर उनके नैरेटिव से कहीं बाहर हट जाए या ऐसी चीजें कहें जो सरकार के नैरेटिव से बाहर हो या उनके पॉलिसी से फ्रेमवर्क से बाहर हो, फिर वो मंत्री हो या कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हो, ये सरकार उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और यही वजह है, ये सब जस्टिस वर्मा वाज द लास्ट स्ट्रॉ। और उसमें यह भी हुआ कि एक मंत्री ने उनको फोन करके कहा कि धनखड़ जी आप छोड़िए, ये जिद छोड़िए, ये लोकसभा में ये नोटिस तो आ गई है, इतने लोगों ने साइन किया है। उन्होंने उस मंत्री को कहा
जो कि यू डोंट टीच मी लॉ। आप कौन होते हैं मुझे लॉ? आई वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स इन राजस्थान एज अ लॉयर। आई एम अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर। यू डोंट हैव टू टीच मी, यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द लॉ। अब इस सरकार में जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस तरह से बोले तो सरकार हिल जाती है तुरंत, क्योंकि यहां तो सब लोग एक ही लाइन में रहते हैं ना। जब तक वही जगदीप धनखड़ चापलूसी कर रहे थे सरकार की, तब तक वाहवाही थी। जब तक वही जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी को कटघरे में रख रहे थे बंगाल में, तो उनकी वाहवाही थी। जब तक जगदीप धनखड़ राज्यसभा में विपक्ष को एक तरह से कटघरे में रखकर इस नौबत आ गई कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पहली बार इतिहास में पार्लियामेंट के खिलाफ उनको, तब तक उनकी वाहवाही थी। अब वही जगदीप धनखड़ जब अपना बैकबोन, क्या कहते हैं हिंदी में, अपनी रीढ़ की हड्डी थोड़ी बहुत एक बार फिर लाते और कहते हाँ मैं शेखर यादव का भी मामला देखूंगा, मैं खड़गे जी से भी मिलूंगा, केजरीवाल से भी मिलूंगा, विपक्ष से भी संपर्क रखूंगा, तो आपके वो खिलाफ हो जाते हैं। और यही वजह है, ये जानिए, ये असलियत है कि हिमांशु जी की बात और विकास जी की बात बिल्कुल सही है कि जो 21 तारीख को हुआ उससे सरकार बहुत नाराज थी, लेकिन ये नाराजगी कोई 21 जुलाई की नहीं है। इस सरकार में पिछले एक साल या सर्टेनली लास्ट 6-7 मंथ्स में कई ऐसे सरकार के मंत्रियों को लगता है कि जगदीप धनखड़ वॉज गोइंग आउट ऑफ लाइन। आउट ऑफ लाइन यानी क्या? वो एक तरह से सरकार की बातों को पूरी तरह से 100% मानने के लिए नहीं तैयार थे। और इस सरकार में अगर आप 100% नहीं मानते हैं तो आपको कहा जाता है नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू गो। पीसी मोदी का जो उदाहरण मैंने दिया, सेक्रेटरी जनरल, दैट वाज वन ऑफ द मेजर टर्निंग पॉइंट्स, जहां उनके बीच में और सरकार के बीच में तनाव बढ़ता गया। लोगों में ये दिलचस्पी भी है कि क्या कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पे जितनी एग्रेसिव होकर पॉलिटिक्स कर सकती थी, जितना रीच आउट कर सकती थी, वो नहीं कर रही, क्योंकि एक तरफ जयराम रमेश ने कुछ बयान दिया, लेकिन पी चिदम्बरम ने कह दिया उनका व्यक्तिगत व्यू है, पार्टी का व्यू नहीं है। तो कई लोगों ने इस तरफ ध्यान दिलाया कि ये जो रियल पॉलिटिक है उसमें कांग्रेस पिछड़ी है, और लोगों ने कहा कि अगर इंदिरा और संजय का ज़माना होता तो वो बड़ी तत्परता से इस मुद्दे को लपकती। और दूसरी बात ये भी कही, सर दूसरी सवाल तो सुन लीजिए, दूसरी बात ये भी कही गई कि जब कांग्रेस में कोई ऐसा डिफेक्शन होता है, कोई बागी होता है, तो बीजेपी लपकती है। कभी अमरिंदर सिंह का उदाहरण दिया गया, कभी गुलाम नबी आज़ाद का उदाहरण दिया गया, कभी शशि थरूर का। आपको लगता है कि विपक्ष इस मुद्दे पे और रीच आउट कर सकता था? नहीं, कैसे करे? देखिए, जयराम रमेश ने एक अपनी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जगदीप धनखड़ से बना ली थी। हिमांशु की बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये भी जानिए, यही विपक्ष जनवरी के महीने में इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा था। अब उसी व्यक्ति को आप किस लेवल तक उसको समर्थन करेंगे? और विपक्ष में कई डिवाइड्स है। कई लोगों को लगता है जो जगदीप धनखड़ के साथ हुआ है वो बिल्कुल सही है, विपक्ष में भी, कि ये पिछले 3 सालों में से हमको इतना हैरान कर रहे थे। वही शिवसेना की एक एमपी है, वो मुझे कह रही थी, जगदीप धनखड़ ने उनको कहा कि यू विल बी लूजिंग योर सीट इन 2026, मैं तो रहूंगा 27 तक। अब देखिए, इस तरह का अगर व्यक्ति हो जो एक बार उसने किसी एक सांसद से देखा कि उस सांसद के पास एक अच्छी घड़ी है, अच्छा यू हैव गॉट सच अ नाइस वॉच, यू मस्ट बी अर्निंग अ लॉट एज एन एमपी। अगर इस तरह से सार्केज्म से बात करना, लोगों के साथ सही बात नहीं करना, तो विपक्ष कोई जगदीप धनखड़ से खुश नहीं था। ये कहीं ना कहीं जयराम रमेश ने अपनी एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन उनसे बना ली थी, और उन्होंने ही ट्वीट किया ये कि वाई आर यू रिजाइनिंग, आप किसान नेता हैं, आप क्यों रिजाइन कर रहे हैं। वहीं दूसरे जो नेता है, चिदम्बरम जैसे नेता, जिनका कहना है कि जगदीप धनखड़ वॉज टोटली अ पार्टीजन अंपायर, बिल्कुल न्यूट्रल नहीं थे, वो कह रहे हैं हम क्यों जगदीप धनखड़ के बचाव में आए, केवल रियल पॉलिटिक के लिए ऐसे व्यक्ति के साथ आए जो 6 महीने पहले हमने उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था। और उनका भी कहना है कि अगर जगदीप धनखड़ सरकार के खिलाफ कल कुछ कहे या कुछ बातें उजागर करे तो फिर देखेंगे इस समय विपक्ष किस मुंह से जगदीप धनखड़ का पूरी तरह से समर्थन कर सकता है, जबकि उनकी इतनी एक तरह से बहस हुई है उसी व्यक्ति के साथ और बाकी भी दल के साथ। उनका बर्ताव जिस तरह से रहा है, कोई भी विपक्षी से आप पूछिए हाउ डिड यू फाइंड जगदीप धनखड़, दे से ही वाज टोटली पार्टीजन।
तो रियल पॉलिटिक्स की भी एक सीमा होती है, मुझे लगता है, और यही जगदीप धनखड़ की मुझे लगता है एक वीकनेस हुई। अंत में उनके साथ कोई दोस्त नहीं रह गए। राजनीति में आप किसी भी पद पे रहें, अब वेंकैया नायडू जैसे व्यक्ति जो थे, जो पहले उपराष्ट्रपति थे, वो सबको मिलते थे, सबके साथ डिनर लेते थे, सबको लंच देते थे, सबको। राजनीति में आपको सबको साथ लेकर जाना पड़ता है। जब जगदीप धनखड़ के बुरे दिन आए और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने तय कर दिया कि उनको हटाना है, जगदीप धनखड़ के साथ कौन रहेगा जब आप इतने लोगों को इतनी बार जलील करेंगे? केवल मंत्रियों को नहीं, लेकिन विपक्षियों को भी आपने जलील किया ना। एक दिन में दुनिया नहीं बदलती, और यही मुझे लगता है जगदीप धनखड़ की गलती रही। ही बिकेम लार्जर देन ऑफिस। उनको लगा मैं उपराष्ट्रपति हूं, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। और यही मुसीबत होती है एंकर की भी, और कभी कभी एक पॉलिटिशियन की भी। जब 20 साल से आप बिल्कुल पॉलिटिक्स के मार्जिन्स पे रहे और सडनली ओवरनाइट आपको गवर्नर बनाया जाता है या आपको उपराष्ट्रपति बनाया जाता है, आपको लगता है आप बहुत बड़े व्यक्ति बन गए। मैं आपको आखिर में एक स्टोरी बताता हूं। ममता बनर्जी के खिलाफ जब जगदीप धनखड़ ने एक तरह से मुहिम उठाई थी, तो नॉर्मली क्या होता है, गवर्नर टीवी पर नहीं आते हैं, लाइव शो में नहीं आते हैं। तो मैंने एक बार उनको फोन कर दिया उनके ऑफिस में, और वो मान गए और वो आ गए हमारे शो पर। दूसरी बार मेरे कहने के पहले उनके ऑफिस से फोन आता है, राजदीप जी, गवर्नर वुड लाइक टू कम ऑन योर शो। अब आप प्लीज सोचिए कितनी बार ऐसे हुआ होगा कि गवर्नर एंकर को फोन करके कह रहा है कि मैं आपके शो पर आकर मुख्यमंत्री को टारगेट करना चाहता हूं। अब ये जगदीप धनखड़ अलग तरीके, ही वाज अ पॉलिटिशियन, वो अपना वो जो राजनेता थे उसे छोड़ नहीं पाए, वो राजनेता भी नहीं छोड़ पाए और वकालत भी नहीं छोड़ पाए। तो उनका एक इशारा जुडिशरी पे था, ही डिड नॉट लाइक द बेंच, वो जजेस के खिलाफ थे और वो नेतागिरी भी करना चाहते थे। एक बार आप नेतागिरी, इट्स लाइक ज्ञानी जैल सिंह जो फेमस राजीव गांधी के खिलाफ हुआ था। ज्ञानी जैल सिंह कुड नॉट गिव अप बीइंग अ पॉलिटिशियन, एंड दैट वाज द बिगेस्ट। आप राष्ट्रपति बने फिर भी आप नेतागिरी कर रहे हैं, आप उपराष्ट्रपति बने फिर भी नेतागिरी कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी अमित शाह सरकार में ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि सत्ता केवल इन गुजरात जोड़ी नंबर 1 के हाथ में है। बाकी किसी आज की तारीख में कोई भी मंत्री कुछ कहें तो क्या होगा? यह कहा जाता है एक मंत्री को महाराष्ट्र से आते हैं, उनको एक कैबिनेट रिशफल में ऐसी हटाया गया, उसका एक कारण है कि मोदी शाह तक ऐसी खबर पहुंची, ये बोलते बहुत हैं। बोलना इस सरकार में गुनाह है, चुप रहिए, यू हैव टू बी क्वाइट, साइलेंट। अगर हिमांशु इस सरकार में होते तो आपकी तरह उनको इतना समय भी नहीं मिलता बेचारों को बोलने के लिए। आप अच्छे मॉडरेटर हैं, लेकिन आपको सरकार में अगर जाना है तो इतना समय नहीं मिलेगा, आपको चुप्पी साधनी पड़ती है। ये धनखड़ जी की गलती थी। सर ये नेता नगरी है, यहाँ की सरकार मैं हूँ। आदेश अरे वाह, यही तो, चलो गुड। आदेश रावल सर क्या जोड़ेंगे इस पूरी चर्चा में? कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। मैं इसकी शुरुआत करना चाहता हूं जब सरकार विपक्ष इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया था। उस वक्त क्या हुआ था कि उससे पहले धनखड़ साहब बीमार हुए थे और वो एम्स में भर्ती थे, और जब वो वापस लौटे बजट सत्र के दौरान तो उन्होंने हाउस में चेयर पे बैठ के कहा कि हर रोज मेरी पत्नी को सोनिया गांधी, ममता बनर्जी फोन करके पूछती थी कि मेरी तबीयत कैसी है। तो वो सही मायने में बीमार थे, बीमार वो आज नहीं। तो उस वक्त जब 70 सांसदों ने एक प्रस्ताव पे हस्ताक्षर किया और कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तो उस वक्त उनके नाम की स्पेलिंग में, जगदीप धनखड़ के नाम की स्पेलिंग में जानबूझकर मिस्टेक कर दी गई ताकि वो जो प्रस्ताव है वो गिर जाए। जिस नेता ने वो किया, जो ड्राफ्टमैन थे, उन्हीं का जिक्र बार बार हमारे शो में हुआ है, इसलिए मैंने ये कहानी सुनाई है जो आगे जाकर रिलेट होगी। मैनी कलर्स ऑफ जयराम रमेश। तो अब मैं आता हूं सोमवार को क्या हुआ कि सोमवार को सबने बताया कि किस तरीके से उन्होंने, दरअसल 20 दिन पहले लगभग कानून, संसदीय कार्य मंत्री और कानून मंत्री, जहां तक मैं ठीक हूं, खड़गे साहब और राहुल गांधी से मिलने के लिए आए थे और उन्होंने कहा कि हम जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो है इम्पीचमेंट प्रस्ताव लाना चाहते हैं, आप इस पे, उनकी सहमति थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस बात पे सहमत हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जस्टिस यादव के ऊपर भी आप कार्रवाई करें। तो सरकार की तरफ से ठोस आश्वासन नहीं दिया गया था, लेकिन
जब यशवंत वर्मा के घर पे वो जले हुए नोट पकड़े गए थे, उसी वक्त में एक बहुत बड़े मुख्य न्यायाधीश की तरफ से ये संदेश दोनों तरफ दिया गया था कि देखिए इसको कवर अप करना जरूरी है, नहीं तो जुडिशरी में थोड़ा खराब संदेश जाएगा। और कांग्रेस पार्टी में जो बड़े वकीलों के घराने हैं, वो लोग, उन्होंने कई बार राहुल गांधी से इस बात का जिक्र किया कि नहीं, हमें इसको ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने और उन्होंने लोकसभा के उस इम्पीचमेंट प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा धड़ा इस बात के खिलाफ था कि नहीं, हमें इसके साथ नहीं जाना चाहिए, हमें उन पुराने मुख्य न्यायाधीश की बात माननी चाहिए जिन्होंने हमें इस बात को लेकर जिक्र किया है, क्योंकि जुडिशरी और ये जो बड़े घराने हैं वकीलों के, ये आपस में इनके बड़े गहरे ताल्लुक हैं और बड़े गहरे संबंध हैं। सरकार की तरफ से भी ऐसा ही था। लेकिन उस दिन ऐसा क्या हो गया जब जयराम रमेश ने एक लंबी चौड़ी 1 पेज का ट्वीट करके ये कहा कि नहीं, इनको अपना इस्तीफे वापस सोचना चाहिए, किसान नेता हैं और इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो पार्टी के भीतर एक नाराजगी इस बात को लेके हुई कि जिसके खिलाफ हम 6 महीने पहले अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे थे, आज हमारा जो मीडिया विभाग है वो इसको पार्टी से हटके इस तरीके से डिफेंड कर रहा है। तो अगले दिन, जैसा चिदम्बरम साहब ने कहा था कि उनका व्यक्तिगत बयान है, तो अगले दिन सुबह सुबह वो राहुल गांधी और खड़गे साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का डर था कि कहीं इनका इस्तीफा वापस ना हो जाए, इसलिए मैंने आगे बढ़ के वो ट्वीट किया, इसलिए मैंने ऐसा स्टैंड लिया। दूसरा, मैं साथ साथ चाहता था कि जस्टिस यादव के खिलाफ भी इंपीचमेंट आए, इसलिए मैं उनके टच में था। ये 2 बातें कह के उन्होंने अपने आप को क्लीन करने की कोशिश की कि देखिए ऐसा मैंने इसलिए किया, लेकिन पार्टी नहीं मानी। और सेकंड डे यानी मंगलवार को सुबह सुबह खड़गे साहब ने स्टेटमेंट दिया कि ये उनका अंदरूनी मामला है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी ने इसके ऊपर आज तक एक ट्वीट भी नहीं किया, क्योंकि उनको लगता है कि ये पार्टी, सरकार और बीजेपी के बीच की अंदरूनी लड़ाई है, वो लड़े, हमें ज्यादा फोकस रखना है इंटेंसिव वोटर रिवीजन पर बिहार के, और हमें चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना है। ये उनकी राजनीति आज की डेट में चल रही है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है, जिसका पहला मामला इस्तीफे से आगे बढ़ा है वाइस प्रेसिडेंट के, वो ठीक है, छोटे छोटे मामले हुए हैं पिछले 6 महीने में, 7 महीने में, सारे उदाहरण दिए हैं राजदीप जी ने, हिमांशु ने, सबने बताया है। लेकिन 21 तारीख को सरकार को पहली बार ऐसा लगा कि कोई हमारे खिलाफ भी साजिश कर सकता है, जिसे सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। कई बार ऐसा होता है कि सत्ता के इकबाल में कमी आती है तो आदमी साजिश करने की सोचता है, और 11 सालों में इस्तीफे से पहले भी हुए हैं, आरबीआई गवर्नर का हुआ है, इलेक्शन कमिश्नर का हुआ है, लेकिन ये जो इस्तीफा है थोड़ा अलग है। ये इस्तीफा ये कहता है कि किसी ने मोदी और शाह के राज में उनके खिलाफ साजिश करने की सोची, और जिन 63 हस्ताक्षरों की बात बार बार हो रही है, उसमें कुछ ऐसे हस्ताक्षर भी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के घर पे हुए हैं, कुछ हस्ताक्षर हुए थे जो खड़गे साहब के घर पे हुए थे, लेकिन कुछ हस्ताक्षर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के घर पे भी हुए थे। तो ये भी सरकार को नागवार गुजरा, और इसीलिए उस दिन जो वो बूंद बूंद से घड़ा भर रहा था, उस दिन वो घड़ा फूट गया और वाइस प्रेसिडेंट का इस्तीफा हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में जो बार बार ये बात उठ रही है कि वो चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, जिस हिसाब से वो अपने घर पे रह रहे हैं, उनका सामान सारा पैक्ड है, मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टीज को, खासकर कांग्रेस पार्टी को, ये उम्मीद है कि वो कब सत्यपाल मलिक के रोल में आएंगे और कब विपक्ष उनका फायदा उठाएगा। लेकिन ये सारा मामला जस्टिस यादव का नहीं है, ये सारा मामला जस्टिस वर्मा का है, उस कैश का है, कुछ बड़े और जजेस का है, और आधे विपक्ष का है, क्योंकि राहुल गांधी के अलावा जो बाकी लोग हैं वो जस्टिस वर्मा के पक्ष में है और सरकार का है। थैंक यू आदेश। वो लास्ट वाली लाइन सबसे ज्यादा ऑपरेटिव है। कौन सी सर? कि खेल सिर्फ जस्टिस वर्मा का नहीं है। नहीं, सौरभ जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जस्टिस वर्मा को लेकर आप देखिए किस तरह से जुडिशरी बढ़ गई है। यानी मैं एक बड़े न्यायाधीश से मिला, वो कह रहे हैं ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट जज, आप लोग क्यों उनके खिलाफ इस साजिश कर रहे हैं? मैंने कहा हम तो नहीं कर रहे, उनके घर पे ये पैसे मिले। वहीं मैं एक जज को मिला, वो कह रहे हैं आप देखिए जस्टिस वर्मा के इस इन्वेस्टिगेशन में कई और बड़े लोगों के नाम आएंगे। तो मैंने कहा कौन लोग? आप देखिए कई बड़े वकील उनके साथ जुड़े हुए हैं, कई बड़े नेता उनके साथ जुड़े हैं। आप देखिए जितने नेता है ना, जो सांसद भी है, उनमें भी डिवीजन है।
आधे लोगों से पूछिए, वो कहते हैं जस्टिस वर्मा इज टोटली क्लीन, उनको एक साजिश के तहत पकड़ा गया है। दूसरे कहते हैं ही इज वेरी करप्ट। अब आप सोचिए, बड़े बड़े जजेस, बड़े बड़े लॉयर्स, बड़े बड़े नेता, सब डिवाइड है। क्या है राज? और ये जस्टिस वर्मा का राज अगर निकल कर आए, जो लोगों को लगता है वो निकलेगा नहीं, आज तक एफआईआर भी फाइल नहीं हुई है, लेकिन अगर वो हो तो शायद और भी कुछ मिले शायद। और धनखड़ जी ने मन तो बना लिया था कि आई वांट टू बी सीन एज अ क्रूसेडर अगेंस्ट जुडिशियल करप्शन, तो वहां उनको भी लगा ये मौका है मुझे, तो मौके पर चौका लगा देते हैं जस्टिस वर्मा के खिलाफ। ये एक तरह से ये इंपीचमेंट मोशन लाकर आई विल बी सीन एज समवन हु इज इनिशिएटिंग अ स्टेप अगेंस्ट जुडिशियल करप्शन। तो बहुत एजेंडा इसमें जुड़े हुए हैं। एक कोई फैमिली मेंबर भी है जगदीप धनखड़ के नजदीकी, अब उनके खिलाफ भी बात हो रही है कि क्या उनको कोई बेनिफिट्स मिले। ये सब आफ्टर थॉट्स है, लेकिन ये बहुत ही मर्की जिसे कहते हैं। और ये कहां तक पहुंचेगा? आदेश जी ने अभी कहा कि सत्यपाल मलिक की तरह क्या जगदीप धनखड़ भी एक दिन अपना मुंह खोलेंगे और अपनी बात रखेंगे? दैट विल बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब जगदीप धनखड़ जैसे, वो तो सत्यपाल मलिक की तरह है, ही डजंट लाइक टू कीप क्वाइट फॉर लॉन्ग, वो हमेशा अपनी बात रखना है। सो जस्टिस वर्मा केस नीड्स टू बी लुक्ड एट वेरी क्लोजली कि होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट उसे वेरी इंटरेस्टिंगली हैज डिसाइडेड टू एक्सेप्ट रिट फाइल्ड बाय कौन, किसने फाइल किया? कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी फॉर्मर अटॉर्नी जनरल एंड कपिल सिब्बल फॉर्मर लॉ मिनिस्टर विल बी अपियरिंग फॉर जस्टिस वर्मा एट द सेम टाइम जब उनकी इंपीचमेंट हो रही है पार्लियामेंट में। तो आप सोचिए, द व्हील्स विद इन व्हील्स जिसे कहते हैं, पहियों में पहिए। सर एक बात बोलूं मैं आपको? जी जी बोलिए आदेश जी। जस्टिस वर्मा का ना कुछ नहीं होगा, बस। आप कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, मतलब महाभियोग भी नहीं होगा? हाँ, कुछ नहीं होगा। बहुत सोच समझ के कह रहा हूं और साफ साफ कह रहा हूं। और अखिलेश यादव भी जस्टिस वर्मा के साथ हैं, वो भी नहीं चाहते। हो सकता है उसका कारण कपिल सिब्बल हो, क्योंकि उनकी पार्टी के समर्थन से वो राज्यसभा में है। जैसा मैंने कहा ना कि जितने बड़े घराने हैं वकीलों के, जितने बड़े घराने हैं न्यायाधीशों के, जो जिनके परिवारों से ही मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, सीजीआई बनते हैं, वो सब पूरी लॉबी सब एक हैं। और अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव में अभी तक की लड़ाई में वाइस प्रेसिडेंट का विकेट गिर चुका है, जुडिशरी जीत चुकी है। साफ साफ तो दिख रहा है, इससे ज्यादा क्या देखने की आवश्यकता है? जिसमें आधा विपक्ष साथ में है। अकेले राहुल गांधी अकेले इस बात के पक्ष में थे कि नहीं इंपीचमेंट होना चाहिए, लेकिन उससे कुछ होता नहीं ना। कांग्रेस लेकिन आदेश जी एक बात तो माननी पड़ेगी, बीजेपी पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि इंपीचमेंट हो। सीरियस नहीं, ये आप मानिए, बीजेपी की टॉप लीडरशिप इस पर सीरियस है। ये हम नहीं कह सकते। आई डोंट नो, मे बी विकास एंड हिमांशु विल नो मोर। जो मुझे जानकारी है, बीजेपी टॉप लीडरशिप इज सीरियस। जी इसमें मैं थोड़ा सा जोड़ दूं। जी बिल्कुल। जो बात आदेश कह रहे थे कि जस्टिस वर्मा का कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है ये थोड़ा सा उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि सरकार इस पूरी चीजों को जान समझकर लेकर आई है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो रिमूवल मोशन है वो लोकसभा में लाया गया है। वहां 145 सांसदों ने साइन किए हैं और सरकार के पास वहां पे बहुमत है। 297 सरकार के पास बहुमत है और 5 से 7 अन्य पार्टियों का भी समर्थन उनके पास है, तो 300 से ज्यादा नंबर उनके पास है। राज्यसभा में 128 सांसदों का समर्थन है और अभी उनके 4 नए सांसद आए हैं, वो भी समर्थन हो सकता है। तो ऐसे में सरकार सीरियस है और जस्टिस वर्मा के खिलाफ सरकार कार्रवाई करना चाहती है और इसीलिए ये रिमूवल का मोशन जो है वो लाया गया। और इसकी जो कमेटी बननी है, स्टैट्यूटरी कमेटी बननी है, उसका भी गठन जो है अगले हफ्ते में हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो राजदीप जी कह रहे थे कि उपराष्ट्रपति चले गए, देखिए उपराष्ट्रपति क्यों गए, ये कोई एक टॉपिक नहीं है जस्टिस वर्मा का जिसको अभी आदेश ने कहा कि भाई जस्टिस वर्मा के कारण जो है उपराष्ट्रपति का नहीं साहब, ये वो नहीं है। पिछले लंबे समय से जिस तरीके का व्यवहार
जगदीप धनखड़ जी का केंद्र सरकार के मंत्रियों के प्रति रहा है, वो बहुत कुछ कहता है, बताता है। और उन्होंने पिछले 10 दिनों में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, जस्टिस गवई जो सीजीआई हैं उनसे मुलाकात की है, तमाम जाट नेताओं से मुलाकात की, जिनमें एक उप मुख्यमंत्री भी हैं जो आदेश जिस प्रदेश से आते हैं उस प्रदेश से हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में थे, उनसे भी मुलाकात की है। और क्या बातें जगदीप धनखड़ ने सरकार के बारे में कही हैं, सरकार की फंक्शनरीज को लेकर कही हैं, ये बातें बाहर आई हैं। ये पिछले लगभग 7-8 महीने से चल रहा था। उसके बाद ये फैसला हुआ, क्योंकि जब पानी सर के ऊपर चला गया तब फैसला लिया गया है। लेकिन फैसला, क्योंकि उन्होंने खुद से आगे आके इस्तीफा दिया और सरकार को वो सब नहीं करना पड़ा जिसकी जरूरत उन्हें पड़ती, और बहुत ही स्मूथ प्रोसेस में ये सारी चीजें हो गई है। लेकिन एक चीज जो अभी राजदीप जी कह रहे थे कि जगदीप धनखड़ जब तक सरकार के पक्ष में विपक्ष के सांसदों को डांटते थे या उनको बोलने से रोकते थे तब तक सब ठीक था। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। लंच उनका घर से आ गया था यहाँ पे राज्यसभा के अंदर उनके चैम्बर में, लेकिन वो लंच करने घर गए, वहां पे जयराम रमेश पहुंचे और फिर जो बाकी की कार्रवाई हुई, सिग्नेचर्स का कार्यक्रम चला, वो 7:30 बजे जयराम रमेश का फोन करना, ये तमाम इश्यूज हैं। और एक मंत्री उनसे मिलने गए थे, उन्होंने क्या कहा कि अभी तक सो रहे थे। इस तरीके के कमेंट्स, उनको ह्यूमिलेट किया जाता था, अपमानित किया गया है। देखिए ये सब ठीक है क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर थे, संवैधानिक पद होता है, उसमें बहुत सी चीजें का जिक्र राजदीप ने भी किया। अगर यही था तो मुझे याद आता है ज्ञानी जैल सिंह का एक उन्होंने बिल जो है वो वापस कर दिया था, उस पे सिग्नेचर नहीं किए थे संसद से पास होने के बाद। तो ये भी एक लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसको भी देखना चाहिए। ज्ञानी जैल सिंह तो कांग्रेस के ही थे और उस वक्त जो कांग्रेस सीटें जीत के आई थी 1984 में, वो किसी से छुपा नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बताती हैं कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो हुआ है उस पे कांग्रेस के कुछ नेताओं का बड़ा रोल है। उसमें कपिल सिब्बल भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, जयराम रमेश भी है। अब सवाल यह है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा का ही होगा। या एक और चीज है जो कहूं कि एक आजकल पार्लियामेंट में ना एक वो चल रहा है राजनेताओं में कि भारतीय जनता पार्टी का एरर ऑफ जजमेंट है, चाहे वो चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, सतपाल मलिक हो या जगदीप धनखड़। चलिए, जोरदार चर्चा हुई और आपने देखा कि हमारे विज्ञ पॉलिटिकल रिपोर्टर्स ने कितने विस्तार से आपको अंतापुर की कहानियां सुनाई। यही मकसद होता है नेता नगरी का। अब रुख करते हैं अगले सत्र का। नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे बिहार की, जहां विधानसभा में भाषा की ऐसी तैसी हुई, एक दूसरे को गाली गलौज हुई, लगा कि बस उठा के पटकने भर की देर है। सियासी उठापटक हो चलता है, लेकिन भाषा के साथ व्यभिचार, वाचिक हिंसा, धमकियां, ये विधान बनाने वालों से उम्मीद नहीं की जाती है। पर बिहार हमेशा उम्मीद के विपरीत काम करने के लिए विख्यात और कुख्यात रहा है, युग काल और परिस्थिति के हिसाब से। इस पर बात करेंगे। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है इलेक्टोरल रोल का, उसको लेके तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चुनाव बहिष्कार पर भी विचार करेंगे। चुनाव आयोग अपने तर्कों के साथ मैदान में है, उसने एफिडेविट भी दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में। 28 तारीख को सुनवाई भी है, उसके बारे में बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, प्रशांत किशोर, इन सब के खेमों में क्या चल रहा है इसका एक जायज़ा लेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार से जुड़े हुए संतोष सिंह जी, स्वराज पोस्ट से जुड़े हुए कन्हैया भिलारी जी, इंडिया टुडे टीवी से जुड़ी हुई ऐश्वर्या पालीवाल जी और इंडिया टुडे मैगजीन से जुड़े हुए पुष्यमित्र जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ऐश्वर्या पालीवाल आपका रुख कर रहा हूं। बिहार में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपोजिशन में हैं ज़ोरदार विरोध कर रही हैं और कई जर्नलिस्टिक रिपोर्ट्स में ये पाया गया कि जिस तरीके से चुनाव आयोग दावा कर रहा है ज़मीन पर सब कुछ
उतना नियमबद्ध नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, कागज़ों की दिक्कत हो रही है। चुनाव आयोग कोर्ट से इतर क्या दलीलें दे रहा है? क्या आर दे अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर कि विपक्षी दल बहिष्कार तक की धमकी दे रहे हैं, या चुनाव आयोग को लगता है कि वो बिल्कुल दुरुस्त हैं? कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा की शय पे काम कर रहा है, इसलिए सिलेक्टेड वोटर्स को हटाया जा रहा है। अंदर खाने क्या चल रहा है? अगर फिर से कोर्ट जाना पड़ा, वैसे तो है ही कोर्ट के अंदर मामला, 28 तारीख को अगली सुनवाई है, लेकिन अगर दोबारा कोर्ट जाने की नौबत आई तो चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयार है। उनको लगता है आर पार की लड़ाई। इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कब आया था। विपक्षी पार्टियां एक एक करके मिलने जा रही थी। उन सब पार्टियों ने अंदर खाने जो वो मीटिंग रूम है उसमें बोला कि नहीं, हम चाहते हैं कि जो इलेक्टोरल रोल है उसको क्लीन करना चाहिए। टर्निंग पॉइंट आया जब आम आदमी पार्टी और टीएमसी से जो पूरा कमीशन है वो मिला। उसके बाद कमीशन ने ये डिसाइड किया कि जब ये पार्टी हमारे पास आती है, और हर पार्टी, बड़ी से बड़ी पार्टी, वो ये कहती है कि आप इसको क्लीन अप करिए, क्योंकि इलेक्शन के बाद पता चलता है कि वो वोटर तो वहां का था ही नहीं, लेकिन उसने मतदान कर दिया। एक जोक भी आपने कई बार देखा होगा, लोग कहते हैं कि भाई जो लोग है ही नहीं, जो मर चुके हैं, उनके नाम पे वोट पड़ रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने बोला कि वंस एंड फॉर ऑल इसको खत्म करो। उसमें उन्होंने ये मुहिम चालू करी। तो अब उसके अंदर जो सबसे पहला स्टेट आया वो आया स्टेट ऑफ बिहार। चुनाव आयोग का ये कहना है कि जब आप अंदर खाने आके हमसे ये सब बातें करते हैं कि इसको क्लीन करिए, तो आप बाहर जाकर ये बयानबाजी क्यों देते हैं? आधार को लेके जो पूरा मुद्दा है उसके अंदर उन्होंने पिन पॉइंट किया है कि अगर आप आधार एक्ट के अंदर जाएंगे तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि ये प्रूफ नहीं है कि आप वहीं रहते हैं। चुनाव आयोग इस समय कोशिश ये कर रहा है कि जो लोग वहां रहते हैं वही लोग वहां जाके मतदान कर सकें। तो आर पार की लड़ाई मान चुका है इस समय चुनाव आयोग इसको। और सीसी जो है पर्टिकुलरली वो, उनको लगता है कि अगर कोई इसको क्लीन करेगा तो मैं करूंगा। हाँ, पुराने सीसी ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने पर्सनल एक जिम्मा उठा लिया है कि ये जो क्लीन अप है, और सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार तो शुरुआत, हर स्टेट के अंदर आपको ये क्लीन अप नजर आएगा। जी, लेकिन ये बात भी जो विपक्षी दल कह रहे हैं, टाइमिंग को लेकर बात हो रही है। और दूसरा उनका ये कहना है कि जब देश में नागरिकता को प्रमाणित करने वाला कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जब सरकार ही बहुत सारी स्कीम्स के लिए आधार कार्ड को वैलिडेट करती है, तब ये तर्क क्यों दे रहा है आयोग कि नहीं साहब हम आधार को नहीं मानेंगे? 10,000 चीज़ों में सरकार कह रही है कि पैन कार्ड के साथ आधार को लिंक करिए, फलानी आपको सरकारी स्कीम का फ़ायदा लीजिए तो आधार, डीबीटी के लिए आधार, और चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं, आधार को तो नागरिकता का प्रमाण पत्र माना नहीं, इसलिए हम आधार नहीं मानेंगे, और चीज़ें लेके आइए। पिछले हमने नेता नगरी में कई जर्नलिस्टिक रिपोर्ट्स में देखा, लोग कह रहे हैं कि माइग्रेशन हुआ, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में चले गए, पुराने लोग हैं, गरीब लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, वो कितने कितने कागज़ जुटाएंगे? तो ये जो आपने वोटर के ऊपर सारा जिम्मा डाल दिया है, उसको लेके सवाल उठ रहे हैं। ऐश्वर्या सर, मैं आपको बता दूं, एक बूथ के ऊपर लगभग 4 वॉलंटियर्स दिए हैं चुनाव आयोग ने, यानी कि लगभग 4 लाख वॉलंटियर्स इस समय काम कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है कि आप ग्राउंड पे जाइए और देखिए, अगर कोई भी पीएलओ को ये बोलता है कि मेरे पास ये दस्तावेज नहीं है, तो चुनाव आयोग कहता है कि हमने वॉलंटियर लगाए हैं। अब जिम्मेदारी है वॉलंटियर की कि वो आपको लेके, वो जो कागज है वो लेके आपके सामने प्रस्तुत करें, और फिर आप लोग उसको जो है दिखाएंगे, और उसके बाद आपका नाम ऐड हो जाएगा। विपक्षी पार्टियों का जो टाइमिंग को लेके, देखिए इस पे स्पेसिफिकेशन ईसीआई ने नहीं दिया है कि ये इसी समय क्यों किया जा रहा है। उनकी तरफ से ये मानना है कि अगर अभी नहीं करते तो फिर क्या चुनाव के बाद करते। और विपक्षी पार्टियों का भी जो ये सवाल है कि भाई बार बार आप इतने कम टाइम के अंदर कैसे कर रहे हैं, वो बार बार आंकड़े दिखाता है चुनाव आयोग, और जो ठान लिया है कि नहीं इस बार हम इसको करके ही दिखाएंगे, वो बार बार उंगली उठाते हैं। वो जो बंद कमरों के अंदर जो मीटिंग होती है, लगभग मीटिंग 2 से 2.5 घंटे होती है, और हर पार्टी, आज तक कोई भी पार्टी, मैं आपको बता दूं, कमीशन के अंदर जाके ये नहीं बोलती कि आप खराब काम कर रहे हैं। हर पार्टी यही बोलती है जाके कि नहीं, आपने काम बहुत अच्छा किया है और हमारी जो दिक्कतें उसको सॉल्व आप ही करेंगे। पेपर्स को लेके मैं आपको बता दूं, कुछ जिलों के अंदर, और ये वास्तविकता है, आधार कार्ड को एक्सेप्ट किया गया है, और जो उनका एफिडेविट है 28 तारीख को आपको दिखाई देगा, उसके अंदर उन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी है कि जो बीएलओ है नीचे, अगर उसको ऐसा लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी होने के बावजूद भी वो वहीं का नागरिक है, तो वो उसका नाम ऐड कर सकता है। पूरा 1 महीने का टाइम इलेक्शन कमीशन ने दिया है, 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर। अगर आपको लगता है जो ड्राफ्ट रोल है उसमें आपका नाम नहीं है, तो फिर आप अपील कर सकते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि हमने प्रावधान दिए हैं, और लास्ट के अंदर वो जो लास्ट होता है, जो वहां का रहने वाला होता है, ज्यादा दस्तावेज के, तो आपका नाम वो वोटर लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एसआईआर को लेके इतनी बात हो रही है, संतोष जी लगातार एक्सप्रेस में रिपोर्ट कर रहे हैं, वो बताएंगे जमीन पे क्या दिखा। आज देखिए ना, आज तो पूरा एक्सरसाइज कंक्लूड कर गया। अभी मैंने फिगर में देख रहा था, 35 लाख परमानेंटली शिफ्टेड हैं और करीब 21 लाख के करीब वो हैं जो कि डेड वोटर्स हैं।
उसको उन्होंने किया है। करीब मात्र 1.2 लाख ही ऐसे लोग हैं जो अपना इन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं कर पाए, और उन्होंने सारी पार्टियों के BLA बूथ लेवल जो एजेंट पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं कंप्लीट ब्रेकअप के साथ दिया है। इस पूरे एक्सरसाइज और अपोजिशन का मैं ये देखता हूं कि अपोजिशन के प्रोटेस्ट का ये नतीजा हुआ कि सारे BLA को लिस्ट जो वो शेयर होना शुरुआत हो गया है। भले ही फर्स्ट 1 अगस्त तक ड्राफ्ट मिलेगा, जहां तक मेरी जानकारी है कि लोगों को मिलना शुरू हो गया है, बूथ लेवल BLA को सारी लिस्ट मिलती जा रही है। अब वो उस पर काम करेंगे कि किसके, सबको पता है कि कौन उसके वोटर्स हैं, उसके हिसाब से वो बताएंगे। वो 1 से 30 के बीच में है। तो इस एक्सरसाइज का इस प्रोटेस्ट का एक फायदा हुआ कि उनके BLA को एक्टिव हो गए, BLO की उनकी संख्या भी बढ़ी, और जो गवर्नमेंट के जो BLO होते हैं बूथ लेवल ऑफिसर, उसके साथ वो बेटर कोऑर्डिनेशन करके मुझे लगता है 1 से 30 के बीच में वो और बेटर कोऑर्डिनेट करेंगे। अब ये सिर्फ देखने लायक बात होगी कि क्या वो सारे फॉर्म्स अपलोड होते हैं कि नहीं होते हैं, या फिर फर्स्ट ड्राफ्ट को ही मोर और लेस काट करके उसको ओके कर दिया जाएगा। एक ही सवाल उठेगा इसमें उठेगा कि जो परमानेंटली शिफ्टेड हैं क्या वो डेटा सही है, क्या उसमें जो माइग्रेंट हैं जो छूट गए हैं, जो कि टेम्पोरली यहाँ से चले जाते हैं, जो कि स्टे बिहाइंड फैमिली रहती है, एक पुरुष जाता है और महिलाएं यहाँ रहती है, तो वो सब दावे होंगे, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन की जो स्टेज होंगे जो कि 1 से 30 अगस्त का है, उसमें पता चलेगा कि क्या 35 लाख में उनकी संख्या कितनी है। जी पुष्यमित्र जी, आप और कन्हैया जी लगातार, संतोष जी भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने आंकड़ा तो दे दिया कि हमने इतने वॉलंटियर लगाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, पुनरीक्षण का समय दे रहे हैं, राजनीतिक दल अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, आदि इत्यादि। ये भी कि हम मरे हुए लोगों को वोट नहीं डालने। दोनों तरफ से अर्ध सत्य नजर आ रहे हैं। जब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि मृत लोगों के वोट हटने चाहिए, तब समझ में आता है, जो लोग हमेशा के लिए माइग्रेट हो गए तब समझ में आता है। इस इतनी बड़ी प्रक्रिया की, इतनी व्यापक प्रक्रिया को लेके जो एक बहुत टाइट डेडलाइन है, उसको लेके सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो 6 महीने 8 महीने बाहर काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कुछ समय के लिए यहाँ आते हैं और उनके सारे निवास यहीं पर हैं, वो लोग भी भाग भाग के आए। जब इस प्रक्रिया पे आप लोगों ने रिपोर्टिंग की 2 स्तर पर, एक ग्राउंड के लेवल पर और एक पॉलिटिकल पार्टीज के लेवल पे, तो किस तरह के रिएक्शंस मिले? पुष्यमित्र। दरअसल ग्राउंड के लेवल पर जो अभी स्थिति है वो बड़ी अलग तरह की है। अभी तक जो प्रक्रिया चली उसमें कहीं से पब्लिक पर कोई दबाव नहीं पड़ा। कहा गया कि अगर आप केवल फॉर्म भर के दे सकते हैं तो फॉर्म भर के दे दीजिए, हमें कोई दस्तावेज भी नहीं चाहिए, या आधार देना है तो आधार दे दीजिए। इसलिए बड़ी संख्या में ऐसे फॉर्म आए हैं जिसमें कोई दस्तावेज नहीं है, या है भी तो आधार है, राशन कार्ड है, इस तरह की चीजें हैं जो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। असली दिक्कत अब शुरू होगी जब 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में जितने EROs यानी जिला स्तरीय निर्वाचन अधिकारी और विधानसभा के स्तर के जो निर्वाचन अधिकारी हैं, इनकी स्क्रूटनी करेंगे और जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होंगे उनसे फिर से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। अभी तक जो मुझे लगता है कि ज्यादातर मामलों में ग्रामीण क्षेत्रों में या तो बिना डॉक्यूमेंट के आए हैं या आधार वगैरह से के साथ ही आए हैं। अब असल दिक्कत होगी जब उनसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा और जो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे उनके यहाँ फिर से सल जांच होगी और वेरिफिकेशन होगा। अभी तक इसलिए भी ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल बहुत उग्र हैं, सामाजिक संगठन बहुत उग्र हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, विधानसभा में विरोध हो रहे हैं, लेकिन उसका असर इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में उतना नहीं दिखता है, क्योंकि उनको बहुत लिबर्टी दी गई है बीएलओ की तरफ से। दूसरी चीज जो दिखती है वो है कि बड़े पैमाने पर लोगों ने आवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किए हैं, क्योंकि 11 प्रमाण पत्रों में एक प्रमाण पत्र वो है आवास प्रमाण पत्र, जो बहुत आसानी से बन जाता है। जैसे किशनगंज जैसे जिले में जब मैं गया था तो 1,20,000 आवेदन आवास प्रमाण पत्र के सिर्फ 6 दिन में पड़े थे। अब पता चला कि 3-4 लाख आवेदन इस तरह के आ गए हैं। तो जिला प्रशासन के लिए एक अलग तरह की दिक्कत ये हो गई है कि सबका आवास प्रमाण पत्र बनाना है। जिला प्रशासन ने ये भी नियम जारी कर दिया है कि बिना स्थल जांच के आवास प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। तो ये सारी दिक्कतें अब आने वाले दिनों में होगी जब असल डॉक्यूमेंट उनसे मांगे जाएंगे। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग कहता है कि वो सिर्फ मृत और जगह छोड़ चुके स्थायी रूप से ऐसे लोग और जिन्होंने 2 जगह वोटर आईडी बना लिए हैं ऐसे लोग, यानी डेथ, डुप्लीकेट और डिस्प्लेस्ड, इन 3 लोगों का नाम हटाना चाहता है। इन 3 लोगों का नाम हटाने के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। ये तो स्थल जांच से बीएलओ जो जिसके पास 1000
मतदाता मुश्किल से होते हैं, वो घर घर को जानता है, उसी गांव में शिक्षक होता है, तो उसको ऐसे ही पता है, तो वो आसानी से कर सकता है, उसके लिए दस्तावेज की जरूरत नहीं है। असल दस्तावेज की जरूरत उन लोगों के लिए है, यह चुनाव आयोग मुझे लगता है कि ठीक से बता नहीं रहा है या जानबूझ के छिपाई जा रही है ये बात, कि असल दस्तावेज की जरूरत उन लोगों के लिए जो 2003 के बाद मतदाता बने हैं और उनकी जांच चुनाव आयोग करना चाहता है दस्तावेज की कि ये लोग सही मतदाता है या नहीं है। और इसमें गाहे वगागा है, ये मसला आता है, ये घुसपैठिए है, ये है, वो है। मैं किशनगंज गया था ये सब ये समझने के लिए कि आखिर घुसपैठिए है कौन, तो वहां पता चला कि वहां एक जाति है शेरशाहबादी, जिसको कहा जाता है कि घुसपैठिए हैं। और दिलचस्प है कि वो जो शेरशाहबादी जाति है उसको 1999 में भारत सरकार ने अति पिछड़ी श्रेणी में आरक्षण दिया है, और उसी शेरशाहबादी जाति के एक व्यक्ति को भाजपा ने 2 बार चुनाव भी लड़ाया है, लेकिन उसके साथ साथ एबीवीपी और दूसरे संगठन उसके खिलाफ आंदोलन भी करते हैं। तो ये सारी जो गड्ढम वाली स्थिति है जमीन पर दिखती है, और राजनीतिक दल बहुत उग्र है, विधानसभा में भी दिखता है, हर जगह दिखता है, लेकिन असल दिक्कत अभी पब्लिक के शुरू नहीं हुई है, क्योंकि उनसे दस्तावेज नहीं मांगा गया है। अब मांगा जाएगा 1 अगस्त के बाद, या अब स्थल वेरिफिकेशन होगा, तब लोगों को दिक्कत होगी। और आवास प्रमाण पत्र को लेकर जिस बड़े पैमाने पर पूरे राज्य में 24 लाख 25 लाख आवेदन पड़े हैं, वो जब समय पर लोगों को नहीं मिलेंगे तो फिर हो सकता है कि वहां प्रदर्शन हो, तब असल दिक्कत शुरू हो। पुष्पमित्र, जो तेजस्वी यादव ने कहा उसको लेके क्या है चर्चा? चिराग पासवान बोले ठीक है कर लें बहिष्कार, चुनाव से भाग रहे हैं, सत्तारूढ़ दल ने ये कहा, और फिर हमने वो मुठभेड़ भी देखी विधानसभा में। तेजस्वी यादव ने जो कहा कि चुनाव बहिष्कार कर सकते हैं, मुझे लगता है कि एक तरह से उन्होंने चुनाव आयोग पर दबाव डालने के लिए बात कही है, क्योंकि जब विधानसभा से वो बाहर निकले तो पत्रकारों ने उनसे कई बार पूछा, वो हर बार टालते रहे कि उस पर जवाब देना। आखिर में उन्होंने कह दिया कि हाँ हम सोच सकते हैं इसके बारे में। तो वो अभी बहुत श्योर शॉर्ट मामला नहीं लगता है कि वो चुनाव बहिष्कार के बारे में सोच रहे हैं। एक तरह से उन्होंने एक मुद्दा उछाल दिया है ताकि चुनाव आयोग प्रेशर में आए। बेसिकली मुझे लगता है कि बिहार के जो राजनीतिक दल है, विरोधी दल, वो चाहते हैं कि पुराने मतदाता सूची के आधार पर ही चुनाव अभी जो चल भी रहा है तो उस पर चुनाव अभी नहीं हो। ये भी एक प्रेशर की तरकीब है, और मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा फोकस है। इस पर फोकस नहीं है कि चुनाव बहिष्कार ही कर देंगे, ये एक बहुत शुरुआती बात है, और इसको लेके खुद राजद भी बहुत कंफर्म नहीं है। एक बात उछाल दी गई है, उसको लगता है कि शायद इस पर कोई बात आगे बढ़े या कुछ हो, लेकिन बहुत उसमें सीरियसनेस नहीं। कन्हैया जी, ये बिहार की विधानसभा से कैसी तस्वीरें आ रही हैं? कोई भाषा की मर्यादा रहेगी या ऐसी तैसी होगी? अरे बिहार का जब नाम आता है तो कुछ इस तरह का होना चाहिए ना कि लगे कि हाँ बिहार है, और दूसरा क्या हो सकता है? अपने भी मैंने देख करके नजारा तो अब क्या कहा जाए, शर्म आती है। लेकिन जिस तरह के विधायक, जिस तरह के लोगों को टिकट दिया जाता है विधानसभा के लिए सारी पार्टियों द्वारा, तो यही सब होगा और क्या होगा। क्या हुआ, क्या ऐसा क्या हुआ जो माइक पे भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बताइए जरा। अरे माइक पकड़ सब रिकॉर्डे हो गया, सब तो चल ही रहा है तेजस्वी यादव। लेकिन इसमें तेजस्वी यादव मैं कहूंगा कि ऐसा मैंने उनकी रणनीति जो थी, भाई आप देखिए विधानसभा सही तरह से चले, सुचारू रूप से चले, ये दायित्व तो सरकार का है, विपक्ष का है नहीं। विपक्ष से कुछ ऐसा बात बोलेगा जिससे आप अग्रेसिव हो जाए सत्ता पक्ष, और कुछ बात निकल जाए जिससे पॉलिटिकल फायदा हो उनको। तो इन्होंने तो क्या ऐसा कुछ नहीं कहा था। तेजस्वी यादव ने तो एक MLA हैं जनक सिंह, उनको जो बीजेपी वाले उनको कहा कि इतना मत बोलिए, गीला हो जाएगा। लेकिन उसको हमको लगता है कि सम्राट चौधरी समझ गए कि हमको बोल रहा है, तो उसी पर वो अपना जो है गुस्सा में आ गए और तो कहने लगे कि आपके पिताजी अपराधी हैं, ये है वो है। फिर दोनों तरफ से, फिर उसी में बीजेपी के एक संजय सिंह है MLA, उन्होंने माइक उठा लिया। यही सब हुआ, जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। शकुनी चौधरी किस पार्टी में थे? वो सब तो वीडियो अभी चलिए रहा है, वायरल हो रहा है। शकुनी चौधरी समता पार्टी में थे जब बोल रहे थे उस समय, या JDU में। तो भागलपुर वाले की बात कर रहे हैं आप, जो हो रहा है। तो बोले ही थे कि नरेंद्र मोदी को यहीं गाड़ देंगे अगर आप लोग का समर्थन मिलेगा। तो फिर गया में भी वो तो बोले थे नीतीश कुमार पर कि सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री यही है। तो शकुनी चौधरी भी लाइसेंसी आदमी है भाई, अरे बाप रे बाप। हम लोग उनके साथ बैठकी करते थे लालू प्रसाद यादव के दरबार में, जब वो हुआ करते थे वहां पर हम लोग बैठते थे, शकुनी चौधरी जी, मैं
लालू यादव बड़ा माने मस्त आदमी है वो तो। अच्छा फिर ये में रहे हैं बताइए, ना। आपको क्या लगता है बीजेपी सम्राट चौधरी पे इतना दांव क्यों लगा रही है? उनको लगता है कि सम्राट चौधरी लवकुश समीकरण साध लेंगे, लोकसभा में तो दिखा नहीं ऐसा, और वही बिहार में बीजेपी का चेहरा हो जाएंगे। इतना क्यों बैक किया जा रहा है जबकि वो तो दूसरी पार्टी से आए हैं? अरे भाई, ओबीसी में यादव के बाद कौन है जिसके पास ज्यादा वोट है? वो कुशवाहा है, कोयरी हैं, तो उनको लगता है कि वो एक मजबूत जात जो है कोयरी हमारे साथ हो जाएगी। उसके बाद जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, ईमानदारी से जबरदस्त रूप से काम कर रही है, दलित के बीच में या फिर आप कहें ईबीसी के बीच में, तो इसीलिए वो मजबूत हो जाएंगे लोग, समीकरण जो है। इसीलिए वो मुझे लगता है कि उन पर दाव खेलना चाहती होगी, अगर खेलेगी तब। हालांकि बीजेपी किसको सीएम बनाएगी न आप जानेंगे ना हम जानेंगे, तो पर्ची से निकलता है। पर्ची से निकलता है। संतोष जी, कन्हैया जी तो कह रहे हैं कि बिहार में यही सब चलेगा, ज्यादा हम लोगों को सरप्राइज नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये बहुत प्रत्याशित है या स्थितियां बहुत बिगड़ गई हैं दलों के बीच? देखिए, मतलब जो भी विधानसभा में हुआ, ये मानसून सत्र लास्ट वाला सत्र था, मुझे नहीं लगता कि गुड टेस्ट में था। वेदर सम्राट चौधरी की तरफ से हुआ या फिर मतलब भाई वीरेंद्र की तरफ से हुआ, आरजेडी की तरफ से, मुझे लगता है कि पूरे, या फिर विजय सिन्हा भी दूसरे जो डिप्टी सीएम हैं वो भी, मतलब सबकी तरफ से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ जो कि अवॉइड किया जा सकता था। तो पर्सनल अटैक ज्यादा हुआ, और फाइनली जब मुख्यमंत्री आए तो मुख्यमंत्री का जो एक स्टेट पैटर्न है कि तुम अभी बच्चा हो, और जो पुरानी बात बोलने लगे कि बताने लगे। और फिर लेकिन जिस प्रकार सम्राट चौधरी का एग्रेशन दिखा, मुझे वो लगा, थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा कि जिस पद पर हैं, जिस पर पिता को लेकर के कहा, बाद में उस पर मतलब तेज प्रताप ने भी एक बाद में कहा कि मैं अगर विधानसभा में होता तो बुखार थोड़ा देता, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया। बाद में उनको करेक्ट करके कहा कि जनता उनको बुखार थोड़ा देते, इस प्रकार का। लेकिन पूरे प्रकरण में मैंने देखा तेजस्वी का सिर्फ एक जो है जिसमें कि वो एक जो बोलते हैं कि गीला हो जाएगा, जोर से मत बोलो, उस प्रकरण, उस बात को छोड़ करके मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी की कोई भी अमर्यादित टिप्पणी इसमें थी। वो चुपचाप बैठ गए और सम्राट चौधरी की बात का जवाब नहीं दिया। और मुझे लगता है कि बाद में जा करके असेंबली के बाहर ही उसको उस चीज को बताया कि किस तरह बीजेपी का कल्चर ही, अटैक सम्राट चौधरी, अटैक विजय सिन्हा, और जो पीछे से जो लीडर जो बोल रहे थे उनके बारे में, एक शायद माइक तोड़ दिया था, उसके बारे में वो बता रहे थे। तो उन्होंने विधानसभा में अपना एग्रेशन नहीं दिखा करके स्ट्रेटेजिकली एक इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में वो जा करके बाहर में सारी बातें उन्होंने बताई। तो मुझे लगता है कि इस सत्र की जो शुरुआत हुई, मतलब अब तो आज खत्म ही हो गया, छोटा सा सत्र था और ये कुछ बेटर हो सकता था। एसआईआर पर भी चर्चा हुई लेकिन वो भी इनकंक्लूसिव हुई, वो भी हंगामे की बलि चढ़ गई। कुल मिलाकर के जितना मैंने विधानसभा कवर किया है, मुझे लगता है कि ये अभी तक का, मतलब स्पीच के टर्म्स में मुझे अभी तक का पुअरेस्ट शो लगा विधानसभा में। जी, प्रशांत किशोर के समर्थकों पे काहे लाठी चलवा दिए पटना में? अरे प्रशांत किशोर तो हालत खराब किए हुए हैं सबका भाई, बाप रे बाप। आप जहां जाइए मैंने गजब की भीड़ हो रही है। रिस्पॉन्सिव जो होता है ना, एकदम लगता है कि मैंने कटहर के लाशा की तरफ सटा लेंगे। मैंने जो भाषण दे रहे हैं कि चला आता, और तथ्यों के साथ जो भाषण दे रहे हैं। अब मान ले कि अब जब भाषण में कहते हैं कि बिहार की जनता जो है वो हनुमान है, जो नहीं समझती है कि हमारा पावर क्या है, हमारी ताकत क्या है। लेकिन जब जामवंत जी से लोग बताते हैं कि समुंदर आप फन जाइएगा, लग जाइएगा, तो ये सब बातें या जो चीज वो बता रहे हैं, ग्राउंड पर जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को जो बता रहे हैं, तो लगता है उन लोगों को कि अरे ये तो हमारा ही आदमी है, आ गया है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, अभी जो वोट उनको चाहिए था, मतलब यादव तो इसके बावजूद भी नहीं आएंगे, मुसलमान एकदम नहीं आएंगे। अपर कास्ट में देख रहा हूं, क्योंकि पिछले दिनों में अपने गांव गया था, वहीं बगल के जगह नटवार है, वहां पर हम कहे चले जरा देखें, बगल में है ही,
वो 2 घंटा लेटा है। ये बात सपोज टू अराइव है 5 PM, लेकिन वो आए 7 बजे। 7 बजे तक लोग वेटिंग फॉर हिम। और काफी, मैंने छोटी सी एक छोटा बाजार है, लेकिन 5-7 हजार से लोग कम नहीं थे। और अभी खेती गृहस्थी का समय है, रोपनी का समय है, उस समय था, अब तो धीरे धीरे समाप्त होने लगा है। तो आप समझ सकते हैं कि यह आदमी जो है, इनकी जनसुराज जो है, धीरे धीरे तीसरी शक्ति बन रही है। और सबसे मजेदार बात, आप बात कीजिए ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी के लोगों से, MLA से, तो वो बात करते हैं कि ज्यादा हम ही लोगों का भाईवा वोट काटेंगे, ये हम ही लोगों को परेशान करेंगे। माने इस स्थिति में वो लोग महसूस करने लगे हैं कि ये हमारा वोट या हमको पॉलिटिकली क्षति बहुत पहुंचा सकते हैं। लालू यादव को या तेजस्वी यादव को ज्यादा ये नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए कि जो भीड़ जुट रही है अभी, आज ही जो है, आज शुक्रवार को सुपौल में देखिए क्या भीड़ है, स्पॉन्टेनियस भीड़ है। ये भी नहीं कि बोला के कि हाँ, मैं कहा ना पहले, तो नहीं, खेती का समय है, उस समय ये भीड़ होना क्या बताता है। पुष्पमित्र जी, कन्हैया जी तो कह रहे हैं कि बड़ा भीड़ उमड़ रहा है, पर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भीड़ तो ठीक है, पर पोलिंग वाले दिन बूथ पे वोटर को लाना, ये कर पाएंगे प्रशांत किशोर? मैनेजमेंट सब एक तरफ है। ये सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि अभी भी उनके पार्टी की जो कमान है वो उनके प्रोफेशनल्स के हाथ, पॉलिटिशियंस के हाथ में अभी भी उनकी पार्टी की कमान नहीं आई है। जो पॉलिटिशियन उनके साथ जुड़े हैं वो भी बहुत अंदर तक पैठ नहीं बना पाए हैं। एक नेता किशोर कुमार मुन्ना दिखते हैं जो बहुत एक्टिव रहते हैं, बाकी कोई पॉलिटिशियन उनके साथ नहीं दिखता। एक तो दिक्कत की बात यह है। दूसरी दिक्कत की बात यह है कि अभी जो चुनाव आयोग ने भी एक आंकड़ा दिया है, आज जारी किया है, कि बूथ लेवल एजेंट जो है वो पार्टियों के बहुत कम है। उसमें इनकी पार्टी के तो और भी कम होंगे, तो पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट कम है। तो प्रशांत किशोर के अभी बूथ लेवल एजेंट उस तरह से नहीं है। अभी भी जो प्रशांत किशोर की पार्टी में लोग आए हैं, शामिल हो रहे हैं और भीड़ भी जुटा रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकली एम्बिशियस हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। कोई कोई अधिकारी है, कोई प्रोफेसर है, कोई मुखिया है, कोई सरपंच है, कोई जिला परिषद अध्यक्ष है। इस तरह के लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो उनसे जुड़े हैं और वो भीड़ जुटा भी रहे हैं। लेकिन जो खालिश राजनेता है उस तरह के लोग कम हैं। सर, चिराग पासवान का जिक्र मैंने इलेक्शन के बहिष्कार के संदर्भ में किया, ऐश्वर्या पालीवाल जी ने भी जिक्र किया, लेकिन वो एक बात वो ये भी कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और कई बार ये भी बात कि जनरल सीट से चुनाव लड़ूंगा। जरा इस कॉन्फिडेंस और इस पॉलिटिकल पोजीशनिंग के पीछे के लॉजिक बताइए। जितना मैं चिराग को क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, जितना मैं जानता हूँ, मुझे नहीं लगता है चुनाव लड़ेंगे। जितना भी बोल, इतना समझ पा रहा हूँ। ये पूरे सीट शेयरिंग के पहले की, अब देखिए अगस्त बहुत क्रूशियल महीना है। अगस्त मंथ में सीट शेयरिंग की पूरी चर्चा होगी और उनकी पूरी नजर जो है 30 सीट के आसपास की है, 25 से 30 सीट के बीच में है। और जब तक ये नहीं होता है तब तक ये चलेगा। वो रीजन वाइज घूम घूम करके सब जगह जा रहे हैं, मतलब नालंदा गए, अब गया जाएंगे, इस तरह से करके प्रचार कर रहे हैं। और उनके जो बनोई हैं जमुई के सांसद अरुण भारती, वो एक स्ट्रॉन्ग पोस्टरिंग करते हैं। लेकिन जब बोलने की बात आती है चिराग की, तो चिराग नीतीश कुमार को अटैक नहीं करते, वहाँ वो स्टैंडर्ड वे में तेजस्वी की अटैक करते हैं, SIR को डिपेंड करते हुए नजर आते हैं। तो जो भाव भंगिमा बनाते हैं उसको फिर से वो मतलब वो पीछे हट जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो कवायद है ये सीट शेयरिंग के लिए है, क्योंकि और स्टेक होल्डर्स हैं, मांझी जी हैं और उपेंद्र कुशवाहा हैं, और 2 मेजर स्टेक प्लेयर बीजेपी और JDU है। इनकी नजर 100 सीट पर है, 243 सीट ही है। तो सारा सीट की मारामारी है। मुझे नहीं लगता है कि एक यूनियन मिनिस्टर जो कि एक इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड कर रहा हो, पिछली बार का सांसद हो, उसको स्टेक पर रख करके स्टेट की पॉलिटिक्स में अब खास करके जब 25-30 सीट लड़ेंगे, उसके लिए रिवेल हो जाए तो नहीं कर सकते। रिवेल हो जाने के बाद तो आप 243 लड़ सकते हैं, खुद लड़ सकते हैं। लेकिन अभी की स्थिति में एज ए NDA कंस्टिट्यूएंट मैं जितना तक समझता हूँ, I would be surprised if he contest election. I don't think he is going to contest. It's a part of the posturing. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, चारों मेहमानों का। संतोष जी भी हैं, और बिहार पे चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। नेता नगरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड आई एश्योर यू माय डियर व्यूअर्स कि हमारे प्रोड्यूसर गौरव ताम्रकार जी के नेतृत्व में टीम
रात दिन नेता नगरी के नए कलेवर की तैयारियां कर रही है। जल्द ही वो स्वरूप आपके सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नेता नगरी का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। जाने से पहले एक रिकमेंडेशन करूंगा आपको। 3 नत्थी हैं उसमें सलाहें। एक, हमने बुकर प्राइज़ विनर बानो मुश्ताक जी और दीपा बख्शी जी के साथ किताब वाला रिकॉर्ड किया है। बहुत कमाल की बातचीत है, आप ज़रूर देखिए, मेरी प्रार्थना है आपसे ऐसी। दूसरा, गेस्ट इन द न्यूज़ रूम ज़रूर देखें। इस कार्यक्रम को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इस बार गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में हमारी मेहमान हैं मिथाली राज, मशहूर क्रिकेटर मिथाली राज जी। मुझे पूछना इसलिए पड़ा क्योंकि बैक टू बैक 3 रिकॉर्डिंग हुई हैं। पर्चा आउट कर देता हूँ। मिथाली राज जी आएंगी जो कि मशहूर क्रिकेटर रही हैं हिंदुस्तान की। उसके बाद तमन्ना भाटिया जी मशहूर एक्ट्रेस हैं। और उसके बाद विष्णु मोहन भट्ट जी मशहूर संगीतकार हैं। ये क्रम रहेगा। प्रोड्यूसर हो सकता है हमको बाद में हड़काएं कि पेपर का है आउट कर दिया। ये वाला पेपर आउट हो ठीक है, बाकी जो सरकारें पेपर आउट करती हैं वो उनके निकम्मेपन को दिखाता है। तीसरी रिकमेंडेशन है पंढरपुर, जहाँ भगवान विट्ठल बैठते हैं। वहाँ पे वारी निकलती है, एक धार्मिक यात्रा निकलती है। पुराने स्वरूप में भगवान विट्ठल के इर्द गिर्द के एरिया के ये आखिरी बार वारी है, क्योंकि अब वहाँ कॉरिडोर बन रहा है पंढरपुर में, महाराष्ट्र में। तो नया स्वरूप होगा। जिस तरह के कॉरिडोर आपने काशी विश्वनाथ में देखे हैं, अयोध्या में बहुत तब्दीलियाँ देखी हैं, मथुरा में भी बातचीत चल रही है, महाकाल के इर्द गिर्द कॉरिडोर बना है। तो हमने अपनी एक टीम भेजी थी इस पूरे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करने के लिए। आप ज़रूर देखिएगा। और सूचना यहीं पे समाप्त होती हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ये सूचना अहर्निश चलेगी। शुक्रिया।